अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सुतु लाइब्रेरी चैनल। कैसे हैं आप सब? आज जो मैं आपके लिए नावल लेकर उसका नाम है मेरे हमसफ़र और इसकी राइटर है नाज़िया मुश्ताक। मैं नावल का नाम लिखना भूल गई थी, तो चलिए इस नावल को अब शुरू करते हैं। आसमान पे गहरे से बादल छाए हुए थे, ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई थी, मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया था। मौसम गर्मा में ऐसा मौसम किसी नेमत से कम नहीं था होता। पूरी हवेली को सयाह बादलों ने घेर रखा था। सुबह सवेरे ही ऐसा मौसम बन गया था जो किसी तूफान का पेशखैमा था। वो बाइक पर सवार अपने हमसफर के पीछे बैठी हुई, एक बाजू इसके चौड़े कुशीदा सीने पर रखा हुआ था। पहाड़ों की वादी में सरसब्ज बागात के दरमियान बने रास्ते से गुजर रहे थे। वो हंस रही थी, खिलखिला रही थी। इसका दुपट्टा बाइक के पीछे लहरा रहा था। कहाँ जाना है जाने मन, वो अपनी बार और मगर खूबसूरत आवाज़ में गोया हुआ। जहाँ आपका दिन चाहे ले चले, वो मध्यम आवाज़ में बोली। अरे अरे मुझे तो नाम का ही नहीं पता आपके। इसने बाइक चलाने वाले के सर पर हैरत का पहाड़ तोड़ा और तवाज़ुन बरकरार रखते हुए बाइक अपने ट्रैक से नीचे उतर गया। वो दोनों सरसब्ज गंदम की फसल में जा पड़े थे। तभी वो नींद में हड़बड़ाकर उठ बैठी थी। पास लेटी इसकी छोटी बहन सुंबल इसके यूं हड़बड़ाने से वो भी उठ गई थी। उफ, एक तो मैं तुम्हारे ख्वाबों से तंग आ चुकी हूँ। हर रोज़ की तरह आज भी तुमने बाइक की सैर की होगी और नाम मालूम करने के चक्कर में गिर गई होगी। कई सालों से तुम एक ही ख्वाब हर रात देखती हो, फिर भी बाज नहीं आती। इसका नाम पूछने से आराम से सैर करो ना। आम खाओ, गुठलियाँ क्यों गिनती हो? सुंबल सख्त तपी हुई थी। पिछले कुछ सालों से इसकी नींद यूं ही माहरूख के ख्वाब खराब कर रहे थे। वो मारूक ने चेहरे पर आए बाल एक झटके से पीछे किए थे। वो बेहद खूबसूरत थी, सुर्ख सफ़ेद रंगत पे हेजल आंखें इस पर बेहद जचती थीं। सभी कहते थे वो हूबहू अपनी माँ की कॉपी है, जबकि सुंबल अपने बाप की मुशाबा थी। रंग तो इसकी भी साफ थी, मगर आंखें ब्राउन थी, जबकि मारूख अपनी हेजल आंखों की वजह से जल्द ही सबको अपना गिरफ्तार कर लेती थी। सबा बेहद खूबसूरत थी। एहसन ने वसंत की शादी की थी, इससे वो एक ब्रिटिश लड़की थी। अमेरिका में एहसन जब मुकीम था तब इससे मुलाकात हुई थी। दोनों ने वहीं शादी कर ली थी। सबा इनकी इकलौती औलाद मारूख थी, एक खूबसूरत गुड़िया। दोनों बेहद खुश थे। सबा की कुछ अरसे से तबीयत नासाज आने लगी थी। उन्होंने कुछ ख़ास तवज्जो न दी इस पे, मगर जूं-जूं वक़्त गुज़र रहा था वो बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। मगर एक दिन अचानक जब इनकी तबीयत बिगड़ी तो एहसन भी परेशान हो गए। चेकअप के बाद मालूम हुआ जो इसने दोनों के पाँव तले से ज़मीन खींच रही थी। सबा को कैंसर जैसा मुज़िम मर्ज़ था और अब वो सिर्फ़ चंद दिन की मेहमान थी। और फिर एक सर्द रात में वो चुपके से अपनी नाज़ुक गुड़िया को एहसन के पास छोड़ के हमेशा के लिए दूसरे जहां चली गई थी। सबा के यूं अचानक इसे छोड़ के जाने के बाद एहसन बहुत दिल बर्दाश्त हुआ और हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गया, सब कुछ छोड़कर। निसार एहसन का बड़ा भाई था और इनकी बेगम मदीहा और इकलौता इनका बेटा ज़राब। एहसन और निसार दो ही भाई थे और अरसा दराज से अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में मुकीम थे। क्योंकि पाकिस्तान में इनका कोई नहीं था सिवाय खाला अनु के, वो इन्हें ही सब कुछ समझते थे। खुद के इनके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। अनु की बस एक ही बेटी थी जो इनके साथ रहती थी। एहसन के पाकिस्तान आने के बाद अनु ने बहुत संभाला दोनों बाप बेटी को और एहसन को मनाकर बेटी लाइबा की एहसन से शादी करवा दी। मगर किस्मत को अब भी एहसन के साथ किसी का भी साथ मंजूर नहीं था। सुंबल की पैदाइश के वक्त लाइबा भी एहसन को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। इसकी वफ़ात के बाद एहसन ने दूसरी शादी नहीं की थी। ना अनु ने दोबारा ये जिक्र किया था। सुंबल और मारूख की परवरिश में मगन हो गई थी। सुंबल और मारूख अनु को नानी कहने की बजाय नाम से ही बुलाती थी, जो इन्हें बहुत अच्छा लगता था। इनका घर एक बड़ी और वसी हवेली पर मुश्तमिल था, जिसके बैक साइड पर बहुत बड़ा बाग था। ये हवेली शहर से ज़रा हटके बहुत पुरसकून जगह पर कायम थी। मारूख और सुंबल दोनों बस इंटर करके घर बैठ गई थी। मारूख को तो कोई ख़ास दिलचस्पी भी नहीं थी पढ़ाई से, मगर सुंबल को बहुत शौक था पढ़ने का। मगर अनु को गवारा नहीं था इसे अकेले शहर भेजना। अनु इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट थी। इनके लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। दो लड़कियों की परवरिश यही वजह थी कि वो इस बड़ी सी हवेली में बंद थी। बाहर कभी जाना भी हो बहुत ज़रूरत के तहत तो दोनों को तो दो नौकर और अनु साथ खुद जाती थी। सुंबल ने हवेली के एक तरफ
पुरसुकून मकाम पे अपने लिए लाइब्रेरी बना रखी थी। इसे किताबों से इश्क था, जबकि मारू ख्वाबों में रहने वाली एक ऐसी लड़की थी जो दिन में भी ख्वाब देखना पसंद करती थी। ख्वाबों से निकलकर वो बाकी वक़्त बाग में घूमने पर गुजार देती थी। वहाँ भी इसने अपनी ही अलग दुनिया बना रखी थी, जहाँ इसने अपनी पसंद के फल फूल और परिंदे रखे हुए थे। इसका ज़्यादा वक़्त वही गुजरता था। आज भी वो शाम होने को थी जब वापस लौटी थी। ब्लू जीन्स पर येलो कुर्ता पहने और गले में वाइट स्कार्फ पहने वो आते ही सोफे पर ढह गई थी। क्यों क्यों गई? आज कौन से पहाड़ तोड़ डाले जो थकन से चूर इधर सोफे तोड़ रही हो? अनु ने पानदान से पान निकालकर मुंह में रखते हुए कहा। अनु यार प्लीज़ अभी तो कोई टोंट ना मारे, सख्त थक गई हूँ मैं। बड़ा अच्छा माली रख के दिया है आपने, आधे मेरे पौधे सूख रहे हैं। कल आप चल रही हैं मेरे साथ नर्सरी, मुझे नए पौधे खरीदने हैं और माली की भी छुट्टी करवाएं, मैं खुद देख लूँगी अपने पौधों को। बस इसने हाथ का इशारा करते हुए कहा। ना बीबी, कल तो कोई भी कहीं नहीं जा रहा। कल मेरा पोता ज़राब आ रहा है, निसार पुत्र भी आ रहा है और मदिया भी। कल बहुत काम है। और तो अनु ने आंखें निकाल कर कहा। खबरदार कोई बदतमीजी की हो या फिर बिला वजह बहस, जो तेरी आदत है। बस सुलझी हुई लड़कियों की तरह रहना। सुंबल से तो मुझे कुछ नहीं कहने की ज़रूरत, अलबत्ता तू बहुत मुंह फट है। अनु ने इसे समझाया। बस अनु, बस कर दी ना गैरों वाली बात। वो आपकी सगी जो है और मैं। मारूफ ने एक आंख बंद करते हुए मसनूई एक्टिंग करते हुए कहा तो अनु ने इसके सर पर अपनी छड़ी मारी। तेरे ड्रामे ख़त्म हो गए हैं तो जाके चाय बनवा दे मेरे लिए। अनु के कहते ही वो खिलखिलाकर हंसती हुई किचन में चली गई और वो मुस्कुराते हुए देखने लगी अनु को। दोनों से बेहद प्यार था। पूरी हवेली में आज जश्न का समा था। हवेली का बड़ा सा शाही दरवाज़ा आज खोला जा रहा था। लकड़ी का ये देवहैकल दरवाज़ा, जिस पर तरह तरह के नक्श निगार हुए थे, इस पर लगा कफल आज खोला जा रहा था। ये बड़ा दरवाज़ा बहुत कम खुलता था। ज़्यादातर साल बाद एहसन और निसार के माँ बाप की बरसी के दिन खोला जाता था और हवेली के बड़े से सहन में इंतज़ामात किए जाते थे तमाम गांव वालों के खाने के। और आज अपने पोते की आमद के लिए उन्होंने दरवाजे खुलवाए थे। हाय, मुझे लग रहा है मैं आज ज़िंदा हुई हूँ, अच्छे से सांस ले रही हूँ ताज़ा हवा में। मारूफ ने खिड़की के सामने खड़े होते हुए एक लंबा सांस लेके हवा को अपने अंदर समाया। आज़ादी भी कितनी बड़ी नेमत है ना। वो देखो, हवेली का दरवाज़ा खुला है और किस कदर सुकून महसूस हो रहा है, वरना वो दरवाज़ा हर रोज़ मुँह चढ़ा रहा होता था मेरा। मारूफ ने खुशी से दोनों बाजू फैलाए हुए कहा। बस हो गए शुरू ड्रामे तुम्हारे। तकरीबन एक कनाल पर मुश्तमिल पूरा बाग तुम्हारे हवाले किया हुआ है। उन्होंने फिर भी शुक्र ना करना, वहाँ क्या ताज़ा हवा नहीं मिलती? संभल ने किताब बंद करके साइड टेबल पर रखते हुए कहा। ताज़ा हवा की बात नहीं कर रही, बाहर की हवा की बात की है। मारूफ ने से आंख मारते हुए कहा। बाज आ जाओ, पिटोगी तुम अब अन्नू से। संभल ने से घूरा, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, मारूफ ने कहा। बाजी, ये अन्नू जी ने आप दोनों के लिए कपड़े भिजवाए हैं और हदायत की है कि शाम तक दोनों ने यही कपड़े पहन के तैयार रहना है। परवीन इनकी खास मुलाजमा थी। अरे रुको ज़रा परवीन, ये क्या है? सब में मैं नहीं पहन सकती शलवार कमीज़ और इतना बड़ा दुपट्टा। अनु जानती तो हैं सब है कहाँ अनु? मारूफ ने अपनी खूबसूरत हेज़ल आंखें पूरी खोलते हुए गुस्से से कहा। बाजी वो शहर में है, इंतजामात देख रही हैं। परवीन ने सर झुकाते हुए कहा। बुला के लाओ ज़रा, मुझे अभी अनु से बात करनी है, इसने कहा। अनु की खास हदायत थी कि दोनों लड़कियां मुझे शहर में आज शाम तक नजर ना आए। क्या है, तुम्हें बहस के बगैर गुजारा नहीं है क्या? तुम्हारा हर बात पे इख्तलाफ, मौत नहीं आ जाएगी तुम्हें जो आज जीन्स नहीं पहनोगी तुम? सुंबल ने गुस्से से कहा। बात जीन्स की भी नहीं है यार सुंबल, मुझे स्कार्फ लेने की आदत और इतना बड़ा दुपट्टा। इसने रोनी सूरत बनाकर बेड पर बैठते हुए कहा। तुम जाओ परवीन और अनु को मत बुलाना, मैं इसे खुद देख लेती हूँ। सुंबल ने ताकीद करते हुए परवीन को वापस भेज दिया। मैं खुद तुम्हें तैयार करूँगी, दुपट्टा भी सेट हो जाएगा। आज अनु बहुत खुश है, इन्हें अपनी मर्जी करने दो। आज सुंबल ने खिड़की से बाहर करने दो। आज सुंबल ने खिड़की से बाहर सेन में खड़ी अन्नू को देखते हुए मुस्कुराते हुए मारूफ से कहा तो वो भी अन्नू को देखकर मुस्कुराने लग गई। शो की पिंक शलवार कमीज पर गहरे नीले रंग के दुपट्टे गले में लटकाए दोनों ही बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर मारूफ को कैमर डाल रही थी। इसने पहली बार शलवार कमीज पहनी थी जो इसे बहुत जच रही थी। अन्नू दोनों को देखते ही इनकी नजर आने लग गई। मेरी शहजादी। अन्नू ने दोनों के माथे चूम लिए। अन्नू, मुझे
लग रहा है जैसे आज मेरी शादी है और मैं दुल्हन के लिबास में भारी भरकम दुपट्टा संभाले न डाल पड़ी हूँ। मारूक ने आंखें मूंद के सोफे पर गिरते हुए कहा, बस आदत से मजबूर हो गई। शुरू तुम बोलना। सुंबल ने आंखें दिखाई। हट बेशरम लड़की, यूं अपनी शादी की बात कैसे मुंह फाड़ कर कर रही है। और उन्होंने छड़ी इसके सर पर मारी। वो हंसते हुए फिर बोली, अन्नू मेरी शादी कब करोगी यार, मैं भी अपने शौहर के साथ हवेली से बाहर की दुनिया देखो। ये कहते ही वो रुकी नहीं थी और भाई सेन की तरफ दौड़ लगाई। रुक, मैं तुझे सीधा करती हूँ। हया तो बिल्कुल ख़त्म है तुझ में। अन्नू गरारा संभालती छड़ी लहराती इसके पीछे पीछे थी जब वो भागती हुई किसी से बहुत ज़ोर से टकराई थी। बड़दा, इसने मोटी सी गाली देते ही वो चुप हो गया। वो गिरते गिरते बचा था। इसके कोट के बटन में मारू का दुपट्टा अटक गया था। अरे जरा मेरा पुत्र। अन्नू तब तक पहुंच चुकी थी। वहां सब मिलने में लग गए थे। दुपट्टा मेरा। तब भी मारूख ने से इशारा किया, दुपट्टा छुड़वाओ। अन्नू ने देख लिया तो खैर नहीं होनी। इसने घूरते हुए इस बदतमीज लड़की का दुपट्टा छोड़ दिया। पहला इंप्रेशन ही बहुत खराब पड़ा था इस पे। वो भागती हुई सुंबल के पास जाके बैठ की, सुकून नहीं है क्या। सुंबल ने इसे हामते देखा तो बोली, यार मैं वो जराब से बुरी तरह टकराई। उफ, शुक्र कि अन्नू ने नहीं देखा, वरना खैर नहीं थी मेरी। इसने पानी का गिलास लबों से लगाते हुए कहा, कोई काम तुम्हारा सीधा नहीं है। सुंबल ने एक चित इसके सर पर लगाई। वैसे सुनो, वो तो बड़ा ही हैंडसम है। मारूफ ने आंख मारते हुए सुंबल को बताया, बाज आ जाओ, तुम्हारा लगता है पक्का इरादा अन्नू के हाथों मरने का। सुंबल ने इसे तनबीह की, कसम से सच्ची बहुत हैंडसम है वो। हाय हमारा एवी टकराना इनसे। वो दिल पर हाथ रख के फिल्मी अंदाज में डायलॉग बोलने लगी तो सुंबल को भी हंसी आ गई। तभी वो सब अंदर दाखिल हुए। मारू का दिल तो इसी में अटका हुआ था। इसकी नज़रों का खसार तो वही था। वो इससे बेनियाज घर का जायजा ले रहा था। अन्नू का तो पहले ही दिल था और वो इसका जिक्र एहसन से करके इसकी रजामंदी भी मालूम कर चुकी थी कि मुझे मारू के लिए ज़रा पसंद है। मगर अभी निसार से बात करना बाकी थी। खाने से फारिग हुए तो सब कुछ गप्पे में मसरूफ़ थे। तभी अन्नू बोली, अरे पुत्र जाओ तुम बच्चे घूमो फिरो। मारूख जाओ तुम और सुंबल ज़रा आपको बाग दिखाओ। मारूख ने शुक्र किया कि कुछ और वक़्त मिल जाएगा इसके साथ। तो मिस्टर ज़राब और सुनाए कैसा रहा टूर यहाँ का। मारूख ने चखते हुए गुलाब का सुर्ख फूल तोड़ते हुए पूछा, बहुत अच्छा रहा। इसने मुख्तसर जवाब दिया, अच्छा बाइक चला लेते हो। इस बेतुके सवाल की समझ सिर्फ सुंबल को आई थी और उसने बामुश्किल अपनी हंसी रोकते हुए ज़राब की तवज्जो परिंदों की तरफ करवाई थी। ज़राब भाई आए आपको अपने बर्ड्स दिखाएं हम। जिस पे मारूख ने इससे घूरती रह गई। मारूख ने न जाने कब इससे अपना दिल दे दिया था। इसे एहसास तक भी ना हुआ था। वो था ही ऐसा चाहे जाने के लायक, मगर वो अपने बारे में जानता था। वहाँ अमेरिका भी बहुत सी लड़कियां इस पे फिदा थी। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था मारूख के इसकी तरफ झुकाव से। इसके सहर अंगेज शख्सियत ने इसे सबसे बेगाना बना रखा था। दूसरी जाने जब सब अपने अपने कमरे में रात खाने के बाद सोने के लिए जाने लगे तो अन्नू ने निसार को ज़रूरी बात करनी है कहकर वही रोक लिया था। जी 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 माँ जी फरमाए। निसार और ऐसा अन्नू को माँ जी कहकर वही पुकारते थे। पुत्र मैंने एक फ़ैसला किया है, अगर तू राज़ी है तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं। ज़ाहिर है तेरी औलाद है और हर माँ बाप अपनी औलाद के लिए बहुत बेहतर सोच के रखते हैं। मैं तो बस अपनी मर्ज़ी और ख्वाहिश बता रही हूँ। देख तू अगर इनकार भी करेगा तो मुझे कोई गिला नहीं होगा तुझसे। अन्नू ने तमाम पहलू पर रोशनी डालते हुए बात कहना चाहिए। अरे माँ, आप ऐसे कैसे बात क्यों कर रही हैं? आप तो हुक्म दे मुझे, निसार ने सादतमंदी से कहा तो अन्नू ने इससे दुआएं देते हुए बात आगे बढ़ाई। दरअसल मैं चाहती हूँ कि ज़राब और मारूफ की शादी कर दी जाए। इस तरह दोनों भाइयों का रिश्ता मजबूत हो जाएगा। और सबसे बड़ी वजह यह कि मैं मारूफ को ख़ानदान से बाहर नहीं बयाना चाहती। क्या पता कौन कैसा होगा, अनजाने लोग मेरी बच्ची को किस हाल में रखेंगे। ज़राब घर का बेटा है और वो तुम्हारी नज़रों के सामने रहेगी। तुम सब इसका ख्याल रखने वाले होगे। मैं भी इत्मीनान से रहूँगी इधर। अन्नू ने अपनी परेशानी बताई। बस माँ जी इतनी सी बात, सच कहूँ तो मुझे खुद भी मारूफ बहुत पसंद है। भाभी जी की आखिरी निशानी है हमारे पास। मुझे कोई इतराज़ नहीं है। निसार ने खुशी अन्नू का फ़ैसला कबूल किया। अगले दिन निसार ने मदिया को भी आगाह कर दिया अन्नू और अपने फ़ैसले से। मदिया भी गैर फैमिली से थी जिसकी निसार से शादी हुई थी। वो सबा की तरफ ब्रिटिश तो नहीं थी, वो पाकिस्तानी थी और यहाँ से अमेरिका गई थी। बट निसार, क्या आप इसलिए मेरे बेटे को और मुझे पाकिस्तान लेकर आए थे कि आप अपनी मर्ज़ी चला सके? मैं बता रही हूँ आपको, ज़रा आपको वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। मदिया का गुस्से से बुरा हाल था। बस मैं फ़ैसला सुना चुका हूँ, ज़रा आपको भी इससे आगाह कर दो। मैं बाहर अन्नू के पास जा रहा हूँ, एहसन भाई से भी बाकायदा रिश्ता मांगना है। वो कहकर बाहर निकल गया और मदिया गुस्से से हाथ मलती रह गई। सुनो,
लड़की। सुंबल तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ती आई थी, सांस फूल रहा था। इसने हाँफते हुए मारूफ को मुखातिब किया, सबर सबर, हौसला करो थोड़ा, कोई जिन भूत देख लिया क्या जो ये हालत हो रही तुम्हारी? मारूफ ने इसकी हालत देखकर कहा, पूछा, तुम्हारा रिश्ता अन्नू ने तय कर दिया है? सुंबल ने सांस बहाल करते हुए बताया, क्या क्या क्या? मेरा रिश्ता? और मुझे खबर ही नहीं, किसी से तय किया? मारूफ ने दोनों हाथ कमर पर रखते हुए पूछा। जरा आप भाई से। सुंबल ने हैरानगी से आंखें फैलाते हुए कहा, वट, इस वलायती कुक्कड़ से? क्या वाकई? मारूफ ने हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासुरात में कहा, तो तुम खुश हो? सुंबल ने पूछा। हाँ तो मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है? भला का हैंडसम हमसफ़र मिल जाए जिससे वो भी घर बैठे। इसने मुस्कुराकर कहा तो सुंबल ने खुशी से इसे गले से लगा लिया। अम्मा, मैं इससे किसी सूरत भी शादी नहीं करूँगा। आप तो सब जानती हैं मेरी नेचर को, और वो गांव की जाहिल गवार लड़की मेरे साथ क्या वो जचती है? ना बोलने की तमीज़, ना उठने बैठने का तरीका। आप क्यों मेरी नस्ल ख़राब करने पर तुली हैं? अमेरिका जैसे मुल्क में वो मेरे साथ सरवाइव कर पाएगी? आखिर आप अन्नू से बात क्यों नहीं करती हैं? वो इसकी जितनी नानी इतनी ही वो मेरी भी दादी हैं। प्लीज़ अम्मा, इसने मदिया से इल्तिजा की। मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम्हारे फादर को ये स्टेप लेना चाहिए था। वो अपनी माँ के सामने सर झुका लेते हैं। मुझे तो खुद नहीं वो लड़की पसंद। मदिया के बताते ही निसार आज तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने वाले एसेंस से, जिस पर ज़राब ने खूब हंगामा किया था। मैं वापस चला जाऊंगा आज शाम को ही। बाबा, अगर आपने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये सब किया। इसने निसार के कमरे में आते ही दो टोक बात की, शौक़ से जाओ और फिर मरते दम तक मेरे सामने मत आना, ना मैं तुम्हें अपनी शक्ल दिखाऊंगा। निसार भी इसका बाप था, इसने भी इसके लहजे में अपना फैसला सुना दिया। ज़राब को ये मंजूर ना था। वो अपने बाप से बेइंतहा प्यार करता था। बहुत बहस मुबासे के बाद भी बिलाखिर दोनों एक दूसरे के हमसफ़र बन गए। ज़राब को ही मानना पड़ी और 2 दिन बाद दोनों का निकाह रख दिया गया था। इस ज़बरदस्ती के रिश्ते में ज़राब की रत्ती भर भी मर्ज़ी शामिल नहीं थी, और वो ठान चुका था कि मारूफ को इतना तंग करेगा कि वो खुद अपने मुंह से बोलेगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। ये सोचकर मुस्कुरा रहा था जब अन्नू और निसार ने एक और धमाका इसके सर पर किया। कल मारूफ को तुम साथ लेकर जाना शॉपिंग के लिए, और खाने पर भी। आई नो तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं, इसी बहाने एक दूसरे को जान भी लोगे। ऐसे आपको अगर एतराज़ ना हो तो। निसार ने इससे इजाज़त चाहिए। अरे नहीं भाई जी, आपकी ही बेटी है। अब मारूफ वो भी वही सब के साथ बैठी थी। इसका बस नहीं चल रहा था कि वही यहू का नारा लगा दिया। अब समझ के क्या करना? अंडरस्टैंडिंग ना हो सकी तो कौन सा आपने शादी कैंसिल कर देनी है? ज़रा वही निसार के साथ वाली कुर्सी पर बैठा होले से इसके कान में बोला था। निसार ने आंखें दिखाई तो चुप हो गया। क्या बात है बेटा? एहसन ने इसकी परेशानी देखी तो पूछे बिना रह सका। कुछ नहीं चाचा, वो मैं बाबा से कह रहा था कि एक बार मारूफ से भी पूछ लें, वो जाना चाहती है मेरे साथ। मशर की लड़की है ना? इसने साफ झूठ बोला। अरे मुझे कोई इतराज़ नहीं, वो झट से बोली तो अन्नू माथा पीट कर रह गई। सुंबल, इसे कमरे में ले जाओ भाई, तैयारी करो। लड़कियां अपनी शादी की बात पर बड़ों में नहीं बैठती। अन्नू ने बात संभालते हुए मारूफ को आंखें दिखाई तो सुंबल फौरन से ले गई। ज़रा आपको इसके यूं मुंह फट होने पे और ही गुस्सा आ रहा था। इससे आधा घंटा हो चुका था। मारूफ का इंतजार करते हुए गाड़ी में तपा बैठा था जब वो एक अदा से दुपट्टा संभाल दी इसके पहलू में बैठ गई थी। ज़रा आपकी जगह कोई और भी होता तो इसे नजरें ना हटा पाता। ब्लैक फ्रॉक में चूड़ीदार पजामा पहने, पाँव में सिल्वर खुसा पहने वो सरता पा हसीन लग रही थी, मगर वो ज़राब था जिसे अपने अलावा और कोई नज़र नहीं आता था। कुछ मैनर्स भी होते हैं। क्या टाइम बताया था तुम्हें? मैंने, इसने गर्जदार आवाज़ में कहा। वो चुपचाप इसके तेवर देखती रही। ज़राब दिल ही दिल में खुश हुआ। चलो ये तो तसल्ली हुई कि मेरे रौब से दबने वाली है। सुना तो यही था, मशर की लड़कियां ज़बान ही ज़्यादा चलाती, मगर अगले ही लम्हे कोई क़यामत आ गई है। क्या? कौन सी दुनिया में रहते हो? इतना नहीं पता लड़कियों की तैयारी तुम लड़कों से मुख्तलिफ होती है। ये नहीं बस शावर लिया, ड्रेस पहना और आईने के सामने हाथों से यूं यूं बाल सेट कर लिए। वो बाकायदा एक्टिंग करके बता रही थी इसे, तुम इंतहाई बदतमीज़ हो। इसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। वो शदीद गुस्से में था। अपने बारे में क्या ख्याल है आपका? लड़कियों से ऐसे बात करते हैं? ये सिखाते हैं आपके सो कॉल्ड अमेरिकन? इसने दोनों हाथों की विक्ट्री बनाते हुए कहा। और होने वाली बीवी से इस तरह बात करते हैं? अब इसने बाकायदा अब इसकी जानिब अपना रुख कर लिया था। गॉड, तुम्हें अंदाज़ा हो गया कि मैं कैसा हूँ? अब सोच लो अच्छी तरह से। ज़िंदगी भर मेरे साथ गुजारना है, वक़्त है। अब भी चाहो तो इनकार कर सकती है। उसने दो टक जवाब दिया। एक लम्हे को इसकी धड़कन थमी थी, मगर वो इस पे मोहब्बत का अभी इजहार करके मजाक नहीं बनवाना चाहती थी अपनी मोहब्बत का। इस बात का इसे दुख ज़रूर हो रहा था कि वो एक जज्बात से आरी इंसान है। तो तुम इनकार कर दो ना, मैं क्यों सबके सामने बुरी बनूँ?
उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत के बाद ही मुझे राज़ी किया था। इसने साफ झूठ से काम लिया। हकीकत में तो इसकी दिली मुराद पूरी हुई थी। इससे वो पहली नज़र में अच्छा लगा था, मगर वो इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। तो मैडम, मैं भी खुशी से शादी नहीं कर रहा। बाबा ने वास्ते दे देकर मुझे मजबूर किया है। वो बोला तो मारूख ने मुंह दूसरी जानिब मोड़ लिया। आंखों में हल्की सी नमी तैरने लगी थी। तो तुम ज़बरदस्ती बगैर अपनी खुशी से शादी कर रहे हो मुझसे? इसे ये बात तकलीफ़ दे रही थी। पूरा रस्सा दोनों में खामोशी रही थी। वो खामोश रहे थे। बताओ कौन से मॉल जाना है शॉपिंग के लिए? वो उखड़े लहजे में बोला। पहले तो वो गमज़दा थी। इसका एक दिल चाहा मना कर दे शॉपिंग से, मगर फिर ख्याल आया भाड़ में जाए सारी टेंशन। मगर शॉपिंग अपनी जगह। यही सामने पार कर दो गाड़ी। इसने सामने के बड़े से मॉल के आगे रुकने का कहा इसे। दोनों मुंह फुलाए गाड़ी से उतरे। यहाँ मेरे साथ अच्छे से रहना, अंदर इधर लोग नोट करते हैं। वो कहेंगे हस्बैंड वाइफ का झगड़ा चल रहा है कोई, जो एक दूसरी जानी मुंह बनाए खड़ा है और दूसरा कहीं। मारूख ने इसी बहाने ये सोचा कि इसकी पसंद के सब ड्रेसेस ले। वट बहुत ही फ्री टाइम है यहाँ के लोगों के पास। और पहली बात, फ़िलहाल हम मैरिड नहीं हैं। मैं अभी आज़ाद हूँ। जो कोई मर्ज़ी सोचे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसने इसी उखड़े लहजे में जवाब दिया। ठीक है, फिर मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। तुम कर लो शॉपिंग। मेरे साथ चलना है तो जो कहा वैसे अच्छे से रहोगे तो ही मैं साथ जाऊँगी। उसने कहते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी। क्या मुसीबत है यार, ओके चलो। वो कह के आगे बढ़ गया। वो मुस्कुराती हुई उसके पीछे चल दी। कल ने कहा था इसने लाइम कलर की मैक्सी पसंद की थी। इसे अंदाज़ा हो गया था कि ज़राब को लाइट कलर पसंद है ज़्यादा। वो ख़ुद को इसकी पसंद के मुताबिक ढालना चाहती थी। बहुत धूमधाम से निकाह की तैयारियां हो रही थी। मारूख बेहद खुश थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। निकाह खुश उसलूबी से हो गया था, मगर निसार कल ही रुखसती की बात करके जहाँ सबको एक खुशगवार हैरत में मुब्तला कर चुका था, वहीं ज़राब को शदीद गम और गुस्से में भी मुब्तला कर गया था। इसने खूनख्वार नज़रों से अपने पहलू में बैठी सनफ़े नाज़ुक को देखा था, जिसके चेहरे पर कौसे क़ज़ा के रंग बिखर रहे थे। बहुत खुशी हो रही है ना? तो मैं याद रखना, ये ज़बरदस्ती का ताल्लुक ज़्यादा अरसे तक नहीं चलेगा। इसने करीब होते हुए इसके कान में कहा। मारूख सर उठा कर तासुब से उसे देखा, जो काफ़ी हद तक कोशिश में था अपने गुस्से को काबू में रखने की, मगर जब से इसकी पेशानी की एक वेन उभर रही थी। आप सबको मेरे फ़ैसले पर हैरानगी हुई होगी, मगर मैंने कुछ सोच के ही फ़ैसला लिया है। निसार ने अपना पॉइंट क्लियर करने के लिए गला खंगार कर साफ़ किया। एक्चुअली मैं चाहता हूँ रुखसती हो जाए, ताकि जब तक हम पाकिस्तान में हैं दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त गुजारें, एक दूसरे को समझ सकें। निसार ने कहा तो अन्नू फ़ौरन इसकी तायद में बोली। अरे निसार मियाँ, बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया है भई। मैं तो खुद इस हक़ में थी कि निकाह के बाद लड़की क्यों शोहर के इंतज़ार में मेके बैठी रहे। वो कुछ देर बैठा रहा, फिर वहाँ से उठकर बाहर निकल गया। मारूख की खुशी की इंतहा न थी। इसे लगा वो ख्वाब देख रही है। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो और ज़राब दोनों एक साथ होंगे, मगर वो इस बात से अनजान थी कि खुशी इसकी आर्ज़ी थी। शाम को वो रुखसत होकर ऊपर वाले पोर्शन पर बने सजे सवरे रूम में चली गई थी। उफ, लड़की क्या क़यामत ढा रही हो। सुंबल इसके पास ही बैठ गई थी। सच बताओ ना, मैं अच्छी लग रही हूँ ना? इसने उठकर कमरे के कोने में लगे आईने के सामने अपना सरापे का जायज़ा लिया था। वो हेज़ल आंखों वाली लड़की किसी के भी दिल में उतर सकती थी। सच कह रही हूँ, ज़रा भाई तो दीवाने होने वाले हैं तुम्हारे आज। देख लेना तुम। सुंबल ने इसके शाने के साथ अपना शाना टकराया तो वह शर्मा गई। अरे अरे, ये क्या देखा मैंने? तुम भी शर्माती हो? सुंबल ने आंखें फैलाकर इसे देखा तो वो हंसने लगी। अच्छा, मैं अब जा रही हूँ। ज़रा भाई भी बहुत बेचैन हो रहे होंगे अपनी दुल्हन को देखने के लिए। वो इसे छेड़ते हुए उठ के चली गई। कई सुहाने सपने इसकी आंखों में मच रहे थे। ज़रा आंखें मूंदे ख्यालों में इसे दुश्मन जहाँ का तस्वर लिए बेख्तियार इसके लबों पे जब इसका नाम आया तो वह मुस्कुरा दी। तभी वो उजरत में दरवाज़ा खोल के अंदर दाखिल हुआ था। मारूख को अपने दिल की धड़कन बहुत तेज़ महसूस हुई थी। ज़रा दरवाज़ा लॉक करके साइड पर रखे सोफे पर बैठ गया था। वो अपनी कनपटियाँ चला रहा था। दोनों हाथों से सर दर्द ने पूरी तरह इसे अपने शिकंजे में ले रखा था। इसके कमरे में आते ही सिगरेट की स्मेल भी कमरे में फैली थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो न जाने कितनी ही सिगरेट फूंक कर आया है। कुछ देर वो यूं ही इसके आने का अपने पास इंतज़ार करती रही, मगर अगले ही लम्हे इसे इसकी तबीयत की नासाजी का एहसास हुआ। तो वो अपनी मैक्सी संभालते बेड से नीचे उतर कर धीरे धीरे कदम उठाती इसके पास खड़ी हो गई थी। ज़रा आप ठीक हो? वो हौले से बोली। इसने सुर्खी माइल खूनख्वार नज़रों से इसे देखा। चाहती क्या हो मुझसे? क्यों ज़ाब बनकर मेरी ज़िंदगी पर मुसल्लत हो गई हो? इसने काफ़ी हद तक अपनी आवाज़ और लहजे की करवाहट पर काबू पाना चाहा, मगर नाकाम रहा। ज़रा आप ऐसा क्यों कर रहे हो?
मुझ में क्या कमी है, मेरा क्या कसूर है, हमारी शादी का फैसला हमारे बड़ों का था, फिर सारी नफरत की हकदार मैं ही क्यों। वो वहीं सोफे की एक तरफ बैठ गई, आंखों के साथ इसका लहजा भी भीग रहा था। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हो। मैं ज़राब निसार कभी भी तुम्हारे साथ का ख्वाहिशमंद नहीं था, मिस मारूफ कभी भी नहीं। वो तज़लील और तज़लील ज़दा लहजे में फकारा था, सुर्ख चेहरे के साथ लहू आंखें। एक पल के लिए वो इससे शदीद खौफज़दा हुई थी। एक बात ज़ेहन नशीन कर लो अच्छी तरह से, हमारा साथ ज़्यादा अरसा चलने वाला नहीं है। अभी कोई फ़ैसला करना चाहो तो बहुत बेहतर है तुम्हारे लिए, वरना मुझसे किसी भी जाहिरियत की उम्मीद रख सकती हो तुम। वो इसके लफ्ज़ों की काट में उलझी हुई इससे भीगी आंखों से देख रही थी। जब वो एक झटके से उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ा था, मेरी बात सुनो। वो तेजी से इसके पीछे ही लपकी थी। इसने ज़राब का बाजू थाम लिया था दोनों हाथों से। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ ज़राब, हमारी शादी जिन भी हालात में हुई है, सुना था निकाह के दो बोलो निकाह के दो बोल दिलों में मोहब्बत की चिंगारियां सुलगा देते हैं, और अन्नू ने भी तो यही कहा था मुझसे। वो रोने वाली हुई जब इसने नफरत से बाजू छुड़वाया। देखो, मैं मज़ीद वजाहत नहीं दे सकता। तुम्हें अपनी खुशी के लिए मेरे साथ रहना चाहती है तो नताज की ज़िम्मेदार भी तुम खुद होगी। और एक बात सुन लो, मेरे सामने आने से गुरेज करना। मुझे तुम्हारी शक्ल भी अपनी बीवी की सूरत में देखना गवारा नहीं। वो स्पार लहजे में कहता वो कमरे से बाहर निकल गया था। ज्वेलरी और भारी भरकम जोड़े में अब इसके वजूद का अंग अंग दुख रहा था। इससे पहले इसने ऐसा बनाव सिंगार किया ही कब था, और जिसके लिए इसने ये सब किया था वो लफ्ज़ों के चुभते तीर इसके सीने में पेवस्त करके कमरे से बाहर जा चुका था। बेख्तियार इसने अपने दुखते सर को थामा और एक ताराना निगाह कमरे में डाली थी जो फ्रेश गुलाब के फूलों से महक रहा था। बेड के ऐन ऊपर सुंबल ने बहुत चाव से गुलाब के आधे खुले कलियों से दोनों का नाम चिस्पा किया था। उजरत और अचानक रुखसती की वजह से बस इतनी सी ही कमरे की सजावट हो सकी थी। वो शिद्दत गम से आंखें मूंदे मुठियां बीचे वही ज़मीन पर बिछे कारपेट पर बैठ गई थी। इससे पहले कि इसने अपने लिए किसी के दिल में इतनी नफरत देखी ही कहाँ थी। इसे तो सिर्फ मोहब्बतें सबसे समेटने की आदत थी। कुछ देर इसी तरह बैठे रहने के बाद इसने आंखें खोलते ही एक एक करके अपनी जुड़ी नोच के उतारते हुए पूरे कमरे में फेंकना शुरू कर दी थी, मगर इस कदर तजलील का एहसास था कि कम ही नहीं हो पा रहा था। या अल्लाह, तूने इस शख्स की मोहब्बत मेरे दिल में डाली ही क्यों। खुद को हल्कान करने के बाद इसने छत की तरफ देखते हुए शिकवा किया, इससे मुझसे इतनी नफरत है तो मैं कभी ये शादी ना करती। वो हाथों में चेहरा छुपा के रोने लगी। कुछ घंटों के बाद वो ये सोचकर दोबारा कमरे में आया कि अब तक वो सो चुकी होगी, मगर कमरे का बिगड़ा हुआ हुलिया देख के इसका मीटर शॉर्ट हो गया। उसने चुपती नज़रों से इसे देखा जो चेंज करके सूजी आंखों के साथ दोनों पांव सोफे पर रखे बैठी थी। वो इसे कहना चाहता था कि मुझे अभी कमरे का हुलिया दुरुस्त चाहिए, मगर इसकी सूजी हुई आंखें देख इसे कुछ तरस आ गया और वो बैठ के एक जानी खामोशी से बैठकर शूज़ उतारने लगा। फिर मौजों समेत ही लेट गया, आंखें बंद करके, एक बाजू आंखों पर और दूसरा सीने पर रख के। मारू के दिल में ज़राब की मोहब्बत इसे बार बार मजबूर करी थी कि वो इससे मोहब्बत की भीख मांगे। वो उठकर बेड की दूसरी जानिब इसके कदमों में बैठ गई, इसकी टांगों पे अपने दोनों हाथ रखे वो इसी पोजीशन में लेटा रहा और टिस से मिस ना हुआ। आप क्यों नहीं मुझसे मोहब्बत करते? मेरा दिल चाहता है जितनी शिद्दत से मैं आपको चाहने लगी हूँ वही मोहब्बत की शिद्दत मैं आपके अंदर भी देखो। इसने इसराब करके मेरे जुड़े जज्बात में कहा, मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं हो सकती। कोई ज़बरदस्ती किसी पर मुसलत जब कर दिया जाए तो इसे सिर्फ बर्दाश्त किया जाता है, इससे मोहब्बत नहीं की जाती। वही नफरत भरा लहजा था सीने में कांटों की तरह चुभता जो हौले हौले सीने को छलनी कर रहा था। वह शिकस्त को खुर्दा वहाँ से उठ के दोबारा अपनी नशिस्त पर जा बैठी थी। आंसू मोतियों की लड़ी की तरह पलकों की बाढ़ को पीछे धकेलते हुए इसके सफ़ेद गालों को भिगो रहे थे। सूरज की सुनहरी धूप से पूरी हवेली जगमगा रही थी। सूरज की रोशनी खिड़की से निकलती इसके चेहरे पर पड़ी तो इसकी आंख खुल गई। इसने आंख आधी खुली आंखों से रोशनी को देखा और एक हाथ की पुश को आंखों पर रख लिए, मगर अगले ही लम्हे वो झटके से उठकर बैठ गई थी। इससे अच्छी तरह से रात का सब किस्सा याद आया था और इसे ये भी याद था कि अच्छी तरह से कि वो सोफे पर बैठी थी। रात के न जाने कौन से पैर इसकी आंख लग गई थी, मगर सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो बेड पे थी, सुकून से सो रही थी। तो मुझे क्या यहाँ ज़राब लेकर आए थे? इसने मुस्कुराहट से पास बैठे ज़राब को देखा। कुछ उम्मीद हाथ आई थी, मैं जीत लूँगी आपका दिल ज़राब। खुद को जितना बुरा आप दिखा रहे हैं मैं जानती हूँ आप इतने बुरे नहीं हैं। इसे बेख्तियार अपने पहलों में लेटे इस दुश्मन जान पर बेपनाह प्यार आया था। इसका खुद बेख्तियार जाता रहा। वो बेख्तियार होके इसकी पेशानी पर झुकी थी। जब किसी के लबों की हिद्दत का लम्स अपनी पेशानी पे महसूस करते उसने आंखें खोल ली थी और इसे आराम से पीछे करते हुए वो उठ के बैठ गया था। मारू का दिल उछलकर हलक में आ गया था। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा होती खुद को कोस रही थी। अब ज़रूर कोई हंगामा बरपा होगा। वही चीख पुकार लफ्ज़ों के सीना छलनी कर देने वाले नश्तर आखिर में क्यों भूल गई थी इस शख्स की फितरत को। वो दोनों हाथों की उंगलियां मसलने लगी। मैंने रात एक बात क्लियर कही थी तुमसे कि मुझसे दूर रहना, वो स्पार लहजे में बोला था।
जी बेहतर ख्याल रखूंगी आइंदा, गुलू की लहजे में कहती है। कमरे से बाहर जाने लगी। सुनो ज़रा, आपने इसे आवाज़ दी थी, वो पुश्त किए वहीं रुक गई थी। खुलिया दुरुस्त करके जाओ, अपना आंखों की स्वेलिंग सब ने मेरे पीछे हो जाना है कि न जाने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं मैंने तुम पे, और जो मुझे बलि का बकरा बनाया गया वो तो किसी को नज़र नहीं आएगा। वो चुपते तेज़ लहजे में बोला, खामोश हो जाएं प्लीज़। वो बड़ी शेरनी की तरह पलटी थी। आप आखिर कब तक यूं बिला वजह मेरी तजलील करते रहेंगे? वो भी इसी के लिए लहजे में बोली थी। बिला वजह? ज़रा तंज से मुस्कुराया था। मेरे पास इसकी वजह है। ज़बरदस्ती का ये रिश्ता मुझसे से किसने रजामंदी चाहिए थी? मैंने जिस तरह की अपनी लाइफ पार्टनर चाही थी वो तुम तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो भभर रहा था, हद से बाहर निकल रहा था। तो ऐसा करे, छोड़ दे मुझे, तलाक दे दो मुझे। वो गमो गुस्से से कराई थी। आपने तब अपनी मर्दानगी क्यों ना दिखाई? आप बच्चे थे जिसका हाथ ज़बरदस्ती पकड़कर निकाहनामे पर दस्तखत करवाए गए थे। खुद तब हिम्मत कर लेते ना तो ना बर्बाद होती आपकी ज़िंदगी। वो आंसू से भरी डबडबाई आंखें लिए से सुलगती निगाहों से देखकर दरवाज़ा पटक कर जा चुकी थी। आगे मेरी शहज़ादी, इधर आ मेरी जान। अन्नू लॉन्च में बैठी थी जब वो ज़ीने उतर कर इनके पास जाके बैठ गई थी। बहुत सा प्यार करने के बाद जब वो ख्यालों में खोई उदास बैठी रही तो अन्नू ने बेचैनी से पूछा, मारू क्या बात है, तुम रोती रही हो क्या? मुझे साफ बताओ, सब ठीक है ना? ज़राब ने तो नहीं कहा कुछ। अन्नू खासी फिक्रमंद हो रही थी। नहीं अन्नू, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं है। आप तो जानती हैं ना मैं कब इतने भारी जेवरात तो जोड़े पहनने की आदी हूँ। बस थकन हो गई और सारी रात सर भी दुखता रहा। इसने दोनों हाथ से कनपटियाँ सलाते हुए कहा, हाय मेरी बच्ची। अन्नू ने सीने पर हाथ रखा। परवीन, सरसों का तेल तो ज़रा पकड़ा मुझे। इधर आ तू मेरे पास, मैं तेरे सर की मालिश करती हूँ, देखना दर्द कैसे भागता यूँ मिनटों में। अन्नू ने चुटकी बजाते हुए कहा, हाँ अन्नू प्लीज़, मुझे वाकई आपके हाथों की मालिश की बहुत ज़रूरत है, रिलैक्स होना चाहती हूँ। वो उठ के अन्नू के सामने ही नीचे फर्श पर बैठ गई थी, आंखें बंद करके। अन्नू की नरम उंगलियाँ इसके बालों में घूम के बहुत फरहत बख्श एहसास पैदा करी थी। अन्नू, इसने आंखें मूंदे ही पुकारा था। अन्नू मालिश करने में मगन गोया हुई थी। आपको किसने कहा कि निकाह के दो बोल पड़ते ही मोहब्बत पैदा हो जाती है? फ़ौरन दिलों में इसने खला को घूरते हुए पूछा, रे पगली, ये तो हमारे मज़हब का भी तकाजा है कि निकाह करो, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी निकाह का पसंदीदा तरीन करार दिया है, तो अल्लाह क्यों ना मोहब्बत पैदा करे फिर? उन्होंने प्यार से समझाते हुए पूछा, क्यों, तुझे क्या ज़रा पुत्र से नहीं हुई मोहब्बत? तभी वो सीढ़ियाँ उतर के अन्नू की तरफ ही आने लगा था जब अन्नू के सवाल ने इसके बढ़ते कदम वहीं रोक लिए थे। ना मुझे नहीं हुई इससे मोहब्बत अन्नू, वो बहुत खड़ूस है, वो आपका लाडला। इसने सफाके से झूठ बोला। मोहब्बत नहीं तो रात इतना ड्रामा किस लिए कर रही थी? ज़राब ने इसे चुपती नज़रों से देखा। आओ 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 ज़रा पुत्र, आजा बैठ इधर। अन्नू ने इसे यूं खड़े देखा तो अपने पास बैठने को कहा। इसकी मौजूदगी भी इसने फ़ौरन आंखें खोली थी और इसे अपनी जानिब गज़बनाक निगाहों से देखते हुए इसने निगाहें झुका ली थी। पुत्र, अब तुम दोनों का साथ उम्र भर का है, बस एक दूसरे का ख्याल रखना है। तुम दोनों ने, अन्नू साथ साथ मारो की सर की मालिश कर रही थी और ज़राब से बातें भी कर रही थी। जी अन्नू, मगर क्या शिकायत लगी मेरी जो आपको लगा कोई कोई कोताही हुई है मुझसे मैडम के ख्याल रखने में? इसने एक एक लफ्ज़ चबा के बोला था। अरे झल्ले, शिकायत क्यों लगाने लगी तुम्हारी? इसका सर दुख रहा था और मुझे तो बुखार भी लग रहा है, और तुझे खबर ही नहीं है कि इसकी तबीयत नासाज है। जा इसे डॉक्टर को दिखा के ला। उन्होंने इसके चौड़े शाने पर हाथ फेरा। जी बेहतर अन्नू, नाश्ता करके ले जाऊंगा, इसने बेरुखी से कहा तो वो भी तंग कर बोली, कोई ज़रूर नहीं है सान की। अरे सान कैसा, झल्ली होगी है तू, ये शोहर है तेरा, इसका फ़र्ज़ है कि तेरा ख्याल रखे। अन्नू फ़ौरन बोल उठी थी। वो इत्मीनान से टांग पर टांग रखे कुर्सी पर बैठा, एक हाथ की दो उंगलियां होंठ पर रखे वही चुपती निगाहें इसे सरता पा देखे जा रहा था। अन्नू, नहीं ज़रूरत, मैं अब ठीक हूँ, आपने जो मालिश की है वो दुआ से कम नहीं है, मैं थोड़ा आराम करूँगी। अब वो इसकी निगाहों को नज़रअंदाज करती हुई ज़ीने चढ़ती हुई ऊपर चली गई थी। काबिले दाद है ढटाई तुम्हारी। वो वहीं बैठा सोच रहा था। मज़ीद नफ़रत के अंगारे सीने में धक रहे थे। हमारी ज़िंदगी भी कितनी अजीब लय पर चल रही होती है ना, कभी इतनी खुशियाँ और सुकून और कभी इस कदर बेसुकूनी के लगता हम कांटों पर चल रहे हैं, और तकलीफ भी ऐसी कि हम किसी को कह नहीं सकते, सिर्फ बर्दाश्त करना होता है। और मैं सिर्फ तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। ज़राब निसार, अपनी ज़िंदगी के सबसे प्यारे और खलूस रिश्तों को दुख और तकलीफ से बचाने की खातिर कुछ लोग वाकई हमारी ज़िंदगी में शामिल होते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें अज़ियत और तकलीफ पहुँचाने के लिए। वो अपने बगीचे में नंगे पाँव नरम घास पर टहलते हुए सिर्फ और सिर्फ इसी दुश्मन जहाँ को सोच रही थी जो कल रात के जहरीला रवैये के बाद अब इसके सांप पर सवार हो चुका था, जिसको सोच के भी सिर्फ इसे अज़ियत ही मिलती थी। आह, वो दर से कराई थी। नरम मुलायम घास में कांटा न जाने कहाँ से आ गया था। वो वहीं बैठ गई थी। कांटे की चुभन बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। इसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हाथ से खींचकर इसे पाँव से अलग कर दे। बस पाँव पकड़े हुए मासूम बच्चे की तरह रोए जा रही थी। लाओ मैं निकाल लेता हूँ। अचानक ज़राब की आवाज़ इसकी पुश से
उभरी थी वो अपने ख्यालों में इस कदर गुम थी कि इसे ज़रा एहसास ना हुआ था कि इसकी मौजूदगी का। रहने दीजिए, वो आंसू बहाती बेरुखी से बोली थी। दिखाओ अपना पाँव, ज़िद करना हर बात पे तुम क्या अपना फ़र्ज़ समझती हो? मज़ीद तकलीफ़ बढ़ा के नुकसान कर बैठोगी अपना। आवाज़ में गुस्सा दर आया था। कुछ तकलीफ़ें तो जब तक हमने ज़िंदगी जीना होती है उनको सहना लिख दिया जाता है हमारी ज़िंदगी में, और नुकसान की आप परवाह ना करें मिस्टर ज़राब। कुछ नुकसान चाहकर भी हमें ही भुगतने होते हैं। ना बताए जा सकते हैं, ना किसी को दिखाए जा सकते और ना ही गिनवाए जा सकते हैं। बस खमियाजा भुगतना पड़ता है इनका। इसने ज़राब की आंखों में देखते हुए बेदर्दी से कांटा खींच के फेंका। ये वही लड़की थी जिसको सिर्फ हल्का सा फ्लू हो जाता तो सारी हवेली सर पे उठा लिया करती थी। नौकरों समेत हर कोई इसके आगे पीछे रहता था इसकी तकलीफ कम हो जाए बस। और आज वही लड़की इस कदर जालिम और बेदर्द हो गई थी। चल लम्हे वो इसकी आंखों में यूं ही दिखता रहा। वो एक झटके से उठी और लंगड़ाती बगैर किसी के सहारे के वो अंदर हवेली की तरफ चल दी, क्योंकि वो जानती थी इसे बाकी ज़िंदगी भी एक मजबूत सहारे के होने के बावजूद अकेली ही गुजारनी है। या अल्लाह मेरी बच्ची है। अन्नू ने इसका लहू-लहू होता पाँव देखा तो दिल पकड़ के बैठ गया। अरे अन्नू मेरी जान, कुछ भी नहीं हुआ, मामूली कांटा था यार, निकाल दिया। आप क्यों परेशान हो रही हैं? इसने अन्नू को तसल्ली देनी चाहिए। अरे मेरी बच्ची, मैंने तुम दोनों एक सुई तक की तकलीफ नहीं होने दी थी कभी। और ये इतना खून, परवीन जल्दी कर फर्स्ट एड बॉक्स ला कर दे मुझे। अन्नू ने शोर मचाया। अरे अन्नू मामूली है, बस वजन पड़ा पाँव पे चलने से, इसलिए ब्लड थोड़ा निकला। मैं अब ब्रेव हो गई हूँ, कर सकती हूँ इतनी तकलीफ बर्दाश्त। से फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा। अन्नू बस अपने ध्यान बॉक्स से पट्टी निकाल रही थी। परेशानी में पाँव पे पट्टी बांधे वो अन्नू की गोद में सर रखे लेट गई थी सोफे पे। अन्नू प्यार से इसके बाल सला रही थी। अन्नू मुझसे से ऊपर नहीं जाया जाएगा, बहुत दर्द है, मैं यही सो जाऊंगी। इसने शुक्र किया कि कोई तो बहाना मिला इसके पास ना जाने का। तभी इससे लम्हे वो भी हाल के दरवाजे से अंदर आया था। ना पुत्र, तू इस बात की फिक्र ना कर, जरा अब इसे सहारा देकर कमरे में ले जा पुत्र, वरना यही सो जाएगी। ये जली। अन्नू ने प्यार से इसके सर पर बोसा दिया। आप फिक्र ना करें, मैं ले जाऊंगा इसे। इसने बाकायदा इसकी हेजल आंखों में झांकते हुए कहा। अन्नू मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मुझे नहीं ज़रूरत सहारे की, देखिए खुद आराम से चली जाऊंगी मैं। वो उठकर बैठ गई थी। आज वो भी उसे तंग करने के मूड में था। अन्नू मना करें, इससे फिर वजन पड़ा तो तकलीफ होगी, आप कहें तो उठा के ले जाता हूँ इसे। वो उठ के इसके पास जाके खड़ा हो गया था। वो खूनखा निगाहों से इसे घूर रही थी। बहुत जल्दी भूलने की आदत है आपको मिस्टर ज़रा, मुझसे दूर हो। यही अल्फाज थे ना आपके, इतने ही गैरत वाले हो तो अब अपने कहे पे कायम रहना। तुम तड़पो भी कभी ज़िंदगी में मेरे पास आने को, तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे अल्फाज याद दिलाती रहूँगी। कर आज जो भी हुआ बस हो चुका, आखिरी बार, दोबारा नहीं। इसने उंगली से इसे वार्न किया था। इसे ज़रा के तन बदन में नफरत की आग जलने लगी थी। इसने नहूत से इसे देखा और भारी बूटों की आवाज़ के साथ तेज़ कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया था। इसे अन्नू वहाँ से कब की जा चुकी थी कि ज़रा आराम से इसे सहारा दे के ऊपर ले जाएगा। इसने शुक्रिया किया कि अन्नू वहाँ मौजूद नहीं थी, वरना चारों न चार इसे शख्स का सहारा लेना पड़ता जो वो लेना नहीं चाहती थी। वो किसी तरह अपने कमरे में पहुंच गई थी। जब वो दरवाज़ा पटकता अंदर आया, वो चुपचाप लेटी रही थी। इसने अपना अटैची बेड पर पटका था और इसमें बेतरतीबी से कपड़े फेंकने शुरू कर दिए थे। मारूक लेटी ये सब खामोशी से देख रही थी। तब वो कुछ लम्हों बाद तंज से बोला था, सीट कंफर्म हो गई है मेरी आज रात की। मैं एक दिन भी मज़ीद तुम जैसी बदतमीज़ लड़की के साथ गुजारना गवारा नहीं कर सकता। आज़ादी से रहो तुम। अब इसे समझ नहीं आ रही थी वो इतना गुस्सा किस वजह से कर रहा था। इस एक रात के कुर्ब ने क्या इसके सीने में मोहब्बत की चिंगारी जला दी थी? क्या उसे इस बात का गुस्सा है कि वो इसे अपने करीब आने से रोक रही है? वो ये सब समझने से कासिर था। वो इससे दूर रहकर इन सवालों के जवाब ढूंढना चाहता था। वीज़ा कुछ वक्त बाद लग जाएगा, तुम्हारा उम्मीद तो है कि जल्द लग जाएगा, मगर तुम्हारी मर्जी ना हुई आने की तो बता देना। इस बार हिम्मत मैं करके पेपर तुम्हें भेज दूंगा। मैं खुद ही, बस पार लहजे में बोला था जिस पे वो उठकर बैठ गई थी। कौन से पेपर? इसे नासमझी से पूछा। डिवोर्स पेपर, वो बोला था। और मारूफ को लगा था कि किसी ने शीशा पिघलाकर इसके कान में उड़ेल दिया हो। इसको अपने दिल की धड़कन रुकती हुई महसूस हुई थी। रात खाने के टेबल पर सभी मौजूद थे। माहौल काफ़ी संजीदा था। सभी खाने की प्लेट पर झुके खाने में मगन थे। ये खामोशी का खसार बिला आखिर निसार ने ही तोड़ा था, जो ज़राब से मुखातिब था। हाँ भाई, क्या इरादे हैं तुम दोनों के? कुछ प्लान किया हनीमून का? क्योंकि वक्त कम रह गया हमारे वापस जाने का। हनीमून की बात पर दोनों की निगाहें बैकवर्ड टकराई थी एक दूसरे से। नहीं बाबा, वापस अमेरिका जाके ही प्लान करेंगे, जब इनका वीज़ा भी लग गया तब। इसने संजीदगी से जवाब दिया। मारूफ ने भी इस टॉपिक पे बोला मुनासिब नहीं समझा था। बस खामोशी से खाना खाने पे इत्तेफाक किया था। चलो जैसे तुम दोनों ठीक समझो। कल जाके मारूफ के कागजात वगैरह तो जमा करवाओ ना, वीज़ा वगैरह, ताकि जल्द हो सके। निसार ने तलकीन की। जी बाबा, इसने स्पार लहजे में जवाब दी, जिस पर मदीहा के चेहरे पर एक गुस्से की लहर आके गुजर गई थी। खाने से फारिग होकर इसने ज़राब को अपने कमरे में बुलाया था। वो
नो करके अंदर आ गया था। ममा एवरीथिंग इज़ ओके। इसने सोफे पर परेशान बैठी मदीहा के पास आकर कहा, तुमने मारू को एक्सेप्ट कर लिया है? मदीहा ने छुड़ते ही सवाल किया। नो वे मामा। वो पास बैठ गया। तो फिर ये हनीमून और वीज़ा ये सब क्या है? देखो मैं ना इस शादी के हक में पहले थी और ना अबू जानते नहीं हो इसकी माँ ने कैसे एहसन को बहका के शादी की थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगी कि वो भी अपनी माँ की तरह चालाकी दिखा के तुम्हें मुझसे छीन ले। बस कर दो मदीहा, खुदा का वास्ता है बंद करो इसका ब्रेन वॉश करना। निसार न जाने कब कमरे में आए थे। मदीहा ने इसे देखते ही मुंह मोड़ लिया था। ऐसे ने सबा से अपनी मर्जी से शादी की थी, अम्मा की रजामंदी से। तुम पहले दिन से ही इस बेचारी से हसद करती आई हो क्योंकि शक्ल के अलावा इसका अखलाक भी अच्छा था, तभी इसने तुम्हारी निस्बत जल्द ही अम्मा के दिल में अपनी जगह बना के मोहब्बतें सबसे समेट ली थी। निसार बोले तो फिर बोलते ही चले गए। तुम जाओ ज़रा अपने कमरे में इतना टाइम हो गया है। तुम्हें इस वक्त यहाँ बैठने की बजाय अपनी बीवी के साथ होना चाहिए और अपनी माँ की बातों पर ज़रा कान कम धरा करो, वरना एक अच्छी बीवी से हाथ धो बैठोगे। उन्होंने कहा तो वो चुपचाप वहाँ से उठ के अपने कमरे में आ गया था, मगर वो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। वाह डियर वाइफ, बाबा को पता नहीं कहाँ से तुम अच्छी बीवी लगती हो। मैं भी कहूँ कि इंतज़ार करी होगी मेरा, मगर इससे परवाह ही कहाँ है। इसे गुस्से से तकिया उठा के नीचे फेंका। सुंबल, मेरा दिल कर रहा है आज मैं तुम्हारे साथ अपने कमरे में सो जाऊँ। इसे सुंबल के शाने पर अपना चेहरा रखते हुए कहा, ना बाबा, अन्नू को खबर होगी ना कि तुम अपने शौहर के पास जाने की बजाय इधर सोई, तो जानती हो तुम अंजाम। सुंबल ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा, और वैसे भी ज़रा भाई को अच्छा नहीं लगेगा ना माय डियर जानू, ये मुनासिब भी नहीं है और कुछ दिन तो रह गए इनके जाने में, फिर तो तुमने यहीं सोना ना। सुंबल ने प्यार से इसके सर पर बोसा दिया। तौबा है, कसम से शादी हो जाए। सब लोग ऐसे हक ख़त्म करते हैं हर चीज़ पे, ना मर्जी से अपनी पसंद की जगह पे सो सको, ना अपनी मर्जी कर सको। इसके जाने के बाद भी इसी कमरे में ही मैं सोया करूँगी। तुम और अनु मेरी शादी करके बहुत बदल गए हो। वो आंसू छुपाती गुस्से से उठ के दरवाज़ा पटक के चली गई। लो, इसे क्या हुआ? ऐसे ही इमोशन हो रही है पहले लल्लड़ के मेरे और अनु के साथ, और आज प्यार जाग उठा। सुंबल ने हंसते हुए कहा। वो सिगरेट लगाए बेड से टेक लगाए लेटा था जब वो कमरे में दाखिल हुई। तुम तो यार बहुत मुनाफिक हो। वही तलखी, वही नफरत लहजे में इन सब से बचने के लिए ही इसने आज सुंबल से कहा था सोने को इसके रूम में। किसने मुनाफिकत देख ली है मुझ में? अब आपने कौन सी मुनाफिकत देख ली है मुझ में? अब आपने? इसने ज़राब की जानिब देखने से इज्तनाब किया। लापरवाही से बोली। वो एक झटके से उठा और इसका सबर जवाब दे गया। जैसे बाजू से खींचकर दीवार के साथ लगा के दोनों बाजू पे अपने भारी हाथों की गिरफ्त मजबूत कर ली हुई। इससे अचानक हमले के लिए तैयार नहीं थी। इसका यूं इस कदर करीब आना, इसके हवासों पर इसकी कलोन की खुशबू इसके दिमाग की नसों को अपने हिसार में जकड़ रही थी। वो बिल्कुल गुमसुम इसके सामने बुत बनी खड़ी थी। तुम्हारा ड्रामा बहुत हो चुका। कमरे में आते ही तुम बहुत मजलूम बन जाती हो। वही मोहब्बत के रोने और बाहर निकलते ही मैं खड़ूस हूँ जिससे तुमने कभी मोहब्बत की ही नहीं। वो दहाड़ रहा था गुस्से से अपने बाबा पे। गुस्सा इसे अपने बाबा पे था जो इसकी वजह से इसकी मामा पर चीखे थे और इसकी वजह से उन्होंने मदीहा की इंसल्ट की थी। वो वही बदला चुकाना चाहता था। तो आज मजलूमियत का ड्रामा खत्म मैडम। आज जो कुछ होगा तुम्हारे साथ इसके बाद वाकई ही तुम फिर मजलूम कहने के लायक होगी, मगर किसी को बताने के लायक नहीं होगी। इसने पूरी शिद्दत से इसे अपने लबों की हिद्दत में इसके लब लिए थे। मारू की आंखों में सिर्फ आंसू थे, मगर से ज़राब ने पूरी तरह से दबोच रखा था। मुश्किल वो सांस ले सकी थी। वो झटके से पीछे हटना चाहती थी, मगर इसके दोनों हाथों पे इसके मजबूत हाथों की गिरफ्त थी, वो जो वक़्त से मजीद तंग हो रही थी। कुछ लम्हे बाद वो पीछे हटा था। तुम बहुत बुरे हो ज़राब निसार, वो चीखी थी। अभी कहाँ जाने मन, बुरा तो तुम्हारे लिए अब बनूंगा मैं। इसने इसका बाजू पकड़ के झटके से बेड पर गिराया। कमरे की तमाम लाइट्स बंद कर दी थी। गुप अंधेरे में इसके भारी वजूद तले इसका नाजुक जिस्म सिसकियों की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो तमाम रात सो नहीं सकी थी। आखिर ये शख्स मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहा है? अकल इस बात को समझने से कासर थी। अगले दिन वो इसे लेकर तमाम कागजी कार्रवाई पूरी कराया था। वो बेदिली और मुर्दा जिस्म से जहाँ हुक्म मिलता चुपचाप चल पड़ती, सिर्फ इस वजह से कि अन्नू को ज़हनी परेशानी ना मिले। इसकी ज़िंदगी में अन्नू और सुंबल दो अनमोल रिश्ते थे जिन्हें वो किसी सूरत ना दुख पहुँचाना चाहती थी और ना ही खोना चाहती थी। मौसम बेहद ख़राब हो रहा था। बाहर बादलों में घन गरज जारी थी कि अचानक मौजला बारिश शुरू हो गई थी। वो चुपचाप उठी और बाहर सेन में नंगे पाँव बगैर दुपट्टे के वो दोनों पाँव बाजू फैलाए बारिश की शिद्दत को अपनी दोनों हथेलियों में जज़ब करने लगी थी। तभी अंदर से उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया था कि मारो अंदर आओ, फौरन बीमार हो जाएगी तू। इतनी तेज़ बारिश और तूफान में कौन कम वक्त बाहर निकलता है? आ जाऊंगी अन्नू, बस तूफान को अपने अंदर जज़ब तो कर लूँ। इसने कांपती आवाज़ से कहा था। तेज़ बारिश में भीगने की वजह से इसकी आवाज़ कांप रही थी और अल्फाज में बेरब्तगी थी। अन्नू के लाख शोर मचाने के बावजूद जब तूफान थमा तो वो छींकती हुई अंदर आ गई थी। तू मुझे आज साफ साफ बता दे कि क्यों मुझे तंग करती है? तू क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है? क्या कमी है तेरी ज़िंदगी में जो मैं वो पूरी नहीं कर सकी? ये देख मेरे बूढ़े हाथ
आंखों की तरफ अन्नू इसके सामने भीगी आंखों के साथ हाथ बांधे खड़ी थी। कोई नॉर्मल इंसान इस तरह की बेवकूफ़ी कर ही नहीं सकता। इंतहा की ठठराती सर्दी की बारिश में यूं भीगना, वो बुरी तरह कांप रही थी। सुंबल इसे फौरी तौर पर अपने कमरे में ले गई थी। इसके कपड़े चेंज करवा के इसे चाय और बॉयल एग देकर इसे सुला आई थी। वक्त का पहिया सुस्त रवि से ही सही मगर चल रहा था और चलते चलते अपने साथ 4 महीनों का वक्त ले गया था। सर्दियां भी अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी थी मगर दोनों के दिलों पर अब भी सर्द मेहरी की बर्फ जमी हुई थी। अपनी ज़ौजी रिश्ते की को खूब मजबूत करने की उम्मीद दोनों के दिलों में दम तोड़ रही थी। दोनों के दरमियान राब्ता ना होने के बराबर था। वो खुद को अपने गार्डन में मसरूफ रखकर अपनी ज़िंदगी को मामूल पे लाके गुजार रही थी मगर उदासी थी उदासी से मगर कोई था जिसकी ज़िंदगी मामूल पे नहीं थी, जिसे वो हेज़ल आंखों वाली ज़िद्दी हट दरम लड़की याद आती थी मगर वो किसी पे ज़ाहिर नहीं होने देता था। मगर अंदर एक अलाव दहक रहा था शिकस्ता मोहब्बत का। इसकी आंखों में वो अपने लिए मोहब्बत के रंग भी देख चुका था और अब नफरत भी आते हुए वापस वो देख के आया था और इसके लहजे की सख्ती और ख़ुद की तज़लील इसकी मोहब्बत के इजहार के आड़े आ रही थी। एक रोज़ अचानक इसका वीज़ा लग गया था। अन्नू और सुंबल बेहद खुश थी। वो समझते थे कि मारूफ की उदासी की वजह ज़राब से दूरी है मगर वजह वो बताने से कासिर थी क्योंकि असल वजह तो वो खुद भी नहीं जानती थी। सुंबल अन्नू का बहुत ख्याल रखना, ये बहुत ख़ास है हमारे लिए, इसने भीगी आंखों से कहा। आखिर वो दिन आ ही गया था जब वो पिया देर से सदारने जा रही थी। तमाम रास्ते आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। घर, अन्नू, सुंबल, परवीन और मेरा गार्डन और मेरे नन्हे साथी, मेरे बर्ड्स, मुझे सब बहुत याद आ रहा था। एयरपोर्ट से पिक करने सिर्फ ताया अबू ही आए थे। सुलन तो इसे आना चाहिए था और ताई मदिया भी नहीं आई थी। मुझे और रोना आ रहा था। मैं इसे अपने सामने चाहती थी पाना। ना जाने क्यों मुझे इस वक्त इसकी शिद्दत से कमी महसूस हो रही थी। ताया अबू को देखते ही इनसे लिपट कर रोने लगी थी। अरे अरे मेरा बच्चा, संभालो खुद को, आओ गाड़ी में आओ। अंसार इसे गाड़ी में अपने बराबर की सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल कर बैठ गए थे। परेशान नहीं होना बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जानता हूँ ज़रा आपको आना चाहिए था तुम्हें लेने बेटा। वो थोड़ा नाराज़ था। इसको लगता मैंने ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाई है। जानती तो हो यहाँ का मोहर बहुत लिबरल है मगर मैं जानता हूँ तुम ये बात मनवा लोगे कि तुमसे शादी करना एक बेहतरीन फैसला था मेरा। निसार ड्राइविंग कर रहे थे और साथ साथ इसे समझा रहे थे। उफ मेरे खुदाया, पहले अन्नू की खातिर निभा रही थी ये रिश्ता मैं, और अब ताया अब्बा ने मुझसे उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। इसने परेशानी में पेशानी पर हाथ फेरते हुए सोचा। कार एक शानदार और बेहद खूबसूरत जदीद तर्ज से बने हुए घर के बाहर रुकी थी जिसका दरवाज़ा लकड़ी को तराश के बनाया गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही दोनों तरफ लॉन में खूबसूरत फूलों की क्यारियां बनी हुई थी जिनकी वस्त में पत्थरों से रास्ता बनाया गया था। हाल के दरवाजे तक लॉन तरह तरह के फलदार और फूलों के पौधों से भरा हुआ था। कहीं कहीं बुलंदोबाला दरख्त भी लगे हुए थे। हर तरफ सब्जा था। ताहद नगा मेरा दिल एकदम खुश हो गया था। वाह तायाबू, आपका लॉन तो मेरे गार्डन से भी ज़्यादा खूबसूरत है। मारू के चेहरे पर एकदम से खुशी के रंग बिखर गए थे। बस देख लो, फिर हमें ये पता था हमारी बेटी को ये सब बहुत पसंद है तो हमने भी यहाँ आपका दिल लगाने के लिए बना ली छोटा सा बगीचा। निसार ने प्यार से इसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। चलो अब अंदर चलो, भी तुम्हारी ताई अंदर ही है, इससे मिलो, फ्रेश होके खाना खाओ, रेस्ट करो, कल फिर तुम जानो और तुम्हारा गार्डन जाने। निसार ने हंसते हुए कहा। और ताया अब्बू वो, इसने झिझकते हुए हाथों की उंगलियां मसलते और सर झुका ले, जिस पर निसार को देर नहीं लगी थी ये समझने में कि वो किसका पूछना चाह रही है। ज़रा आप थोड़ा लेट आता है बेटा, ऑफिस को देखता है, फिर लोगों से डील्स वगैरह करना, इसके बाद अपने दोस्तों की तरफ जाता है, कुछ बिजनेस के मामला इससे डिस्कस करता है। रुहेल इसका बचपन का दोस्त है, कभी वो आ जाता है हमारी तरफ, कभी ये चला जाता है। इसके पास बस ऐसे ही वक्त गुजर रहा होता है। चलो भाई, सारी बातें यहीं खड़े खड़े ही कर लोगी। दोनों रंग रंग के पत्थरों से बने रास्ते पर चलकर अंदर हाल की दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा मदिया को बुलवा के लाता हूँ। वो चुपचाप सोफे पे बैठ गई और घर का जायजा लेने लगी थी। हर चीज़ में खूबसूरती और नफासत नजर आ रही थी। इसे अंदाज़ा हो रहा था कि मदिया कितनी नफासत पसंद है। कलीन से लेकर पर्दों तक हर चीज़ बेशकीमती थी। मदिया कुछ बंदे में एटिकेट्स भी होते हैं। बाकी कोई भी नेबर आ जाए तो हर किसी की खातिर मदारत तुम अपना फ़र्ज समझती हो, और ये तो फिर तुम्हारी अपनी बहू है, हमारे इकलौते बेटे की बहू बीवी है। अभी परेशान है तुम, क्या वाकिफ़ नहीं हो अम्मा की तबीयत से? कहाँ घर से बाहर इसे कभी निकले दिया है? इसके पास जाओ, इसे तसल्ली दो ना। तुम्हारे बेटे को कोई ख्याल है इसका? निसार आते ही बरस पड़ा था इस पे।
तो तुम रखो ना इसका ख्याल। माय डियर हस्बैंड, तुम्हारी चहेती है वो, तुम इसे मेरे बेटे की ज़िंदगी में लेकर आए हो। तुम खुद ज़बरदस्ती से हमारे सरों पर मसलत किया है। वो चीख रही थी, इसकी आवाज़ बाहर बैठी मारू के कानों तक आराम से पहुंच रही थी। मैं कह रहा हूँ आवाज़ नीची रखो बदज़ुबान औरत। निसार साहब की निसार निसार अब की बाजाराना अंदाज में इससे कंधों से पकड़कर झंझोड़ रहा था। ना मेरा बेटा इसे अपनाएगा और ना ही मैं इसे कबूल करूंगी। वो मेरी कुछ नहीं लगती। वो सिर्फ और सिर्फ सबा की औलाद है, जो सारी ज़िंदगी वो खुशियाँ मुझसे छीनती रही, जिन पर मेरा भी इतना ही हक था जितना इसका है। वो एक बार फिर चीखी थी। अब की बार एक जनाटेदार थप्पड़ इसके गाल पर पड़ा था। हाँ मारो मुझे, सभी इसके दीवाने हो। मर के भी इसने सबको अपने पीछे पागल किया हुआ, मर के भी मेरी खुशियों के पीछे पड़ी है। वो चीख रही थी और बाहर बैठी मारूफ ने रोते हुए अपने कानों पे हाथ रख लिए थे। वो अपनी माँ की इस तरह तजलील बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। निसार बाहर आए तो उसे इस हालत में देखकर इसकी जानिब लपका था। मेरी बच्ची, इसने गुलूगी लहजे में मारूफ को अपने साथ लगा लिया था। तो माँ, मैं तुम्हें जरा आपके कमरे तक छोड़ आता हूँ बेटा, और तुम्हारा खाना भी इधर ही ला देता हूँ। परेशान नहीं होना, ये पागल और साइको औरत खुद ही वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। तुम बस जरा आपका दिल जीतने की कोशिश करो। वो सर पर हाथ फेर कर इसे ऊपर 2-3 सीढ़ियाँ चढ़ के सामने वाले कमरे में से छोड़कर खुद नीचे किचन में आ गया था। वो कमरे में तो नीम तरीखी छाई हुई थी, मगर कमरा अब भी इसकी भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। इसने आगे बढ़कर दीवार पर कुछ देर टटोलने के बाद लाइट का बटन ऑन किया, ढूंढ लिया था। जैसे ही लाइट ऑन हुई पूरा कमरा जगमगा उठा था। सामने वॉल पर अवेजा इसे दुश्मने जाग के हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे वाली तस्वीर अवेजा थी। वो मुस्कुराता भी है, वो वहीं खड़ी इसकी तस्वीर में गुम थी। काश इतना खूबसूरत तुम्हारा चेहरा, इतना प्यार और मोहब्बत करने वाला दिल भी तुम्हारे पास होता। जरा अब तो हमारी ज़िंदगी किस कदर खूबसूरत होती। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो चूक गई थी। सामने निसार खाने की ट्रे पकड़े खड़े थे। ये लो बेटा, मुझे सुमन ने तुम्हारी पसंद बताई थी, इसलिए मैंने आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाया, जो खुद अपने हाथों से। चिकन मंचूरियन, फ्राइड राइस और साथ में रशियन सैलेड भी है और लाइम जूस भी है। उन्होंने मुस्कुरा कर ट्रे सामने कुर्सियों के आगे पड़े मेज़ पर रख दी। ताया वो आप बहुत अच्छे हैं। इसने मुस्कुराकर निसार के हाथ थाम लिए थे और हमेशा ऐसे ही अच्छा रहूँगा। वो हँसे हँसे। चलो अब खाना खा के तुम सो जाना, मैं अब चलता हूँ। एक दोस्त की तरफ जाना था, कुछ काम के सिलसिले में, फिर लेट ही आऊँगा। ख्याल रखना बेटा, सुबह मुलाकात होगी। ज़रा आपको कॉल कर दी है मैंने कि आज जल्दी आ जाएगा। वो खुदाफिज कह के चले गए थे। भूख तो इसे बहुत शदीद लग रही थी, इसलिए फ़ौरन हाथ मुँह धो के वो खाना खाने में मगन हो गई थी। खाने के बाद इसने दरवाजे से ही नीचे का जायज़ा लिए। मदिया अपने कमरे में थी। वो डरते डरते नीचे किचन में आई, जल्दी से बर्तन वॉश किए और दोबारा ऊपर बंद होगी कमरे में जाके। इससे अब मदिया का सामना करने से भी डर लगता था। काफ़ी इंतजार के बाद इसे बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई थी। इसने खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर देखा तो वो ज़राब था। इसको लगा किसी ने इसकी जान मुट्ठी में ले ली हो, जैसे चांदनी रात अपने तमाम तरह रानाइयों के साथ पूरे जोबन पर थी। हवाओं के साथ साथ इसका दिल भी एक अलग ही लय पर बह रहा था। अचानक से गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आई। वो सोफे से उठकर भागती उस खिड़की के पास है जिससे लॉन और ब्रौनी दरवाजे का व्यू नजर आता था। ब्लैक टू पीस पहने वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोल के बाहर निकला। वही चेहरे पर संजीदगी कायम थी। मारू को लगा इसकी जान किसी ने मुट्ठी में ले ली हो, जैसे बेख्तियारी इसने अपने दिल पर हाथ रखा। इसकी धड़कन बेकाबू हो रही थी। ज़रा की नज़र अचानक ऊपर उठी थी। खिड़की की जानिब कोई चांद चेहरा झांक रहा था नीचे, मगर इसकी नज़र पड़ते ही जैसे चांद बादलों के पीछे छुप जाता, वो भी वैसे ही पर्दे के पीछे छुप गई थी। एक हसीन मुस्कुराहट ने ज़रा के चेहरे का हाथा कर लिया था। वो सर झटक अंदर की तरफ मुड़ गया था। हाल में दाखिल होते ही सामने आंसू पूछती हुई मदिया बैठी थी। इस तरह माँ को रोता देखकर वो सब कुछ भूलकर बेकरारी से इसकी जानी बढ़ा था। ममा आर यू ओके? इसने परेशानी से इसके कदमों में बैठते हुए इसके हाथ थाम लिए थे। कुछ भी ठीक नहीं है ज़रा, अब वो आ गई है ना, तो कैसे कुछ ठीक हो सकता है? मगर मामा बताएं तो कुछ आखिर हुआ क्या? इस सख्त परेशान हो रहा था। जानते हो इस लड़की की वजह से आज तुम्हारे बाबा ने मुझ पर हाथ उठाया है। इसने टिश्यू से आंखें पूछते हुए बताया। वट, बाबा को आखिर हो क्या गया है? आपने इसी वक्त मुझे कॉल करनी थी। वो शदीद गुस्से में था। मैं कहती थी ना, ये सबा की औलाद है, इसकी रगों में इस बेहिस औरत का खून है, जिसकी वजह से तुम्हारी दादी ने कभी मुझे सबा वाली इज्जत नहीं दी थी। और आज देख लो, इस लड़की की वजह से तुम्हारे बाबा ने मुझ पे हाथ उठाया और कल को ये तुम्हें भी मुझसे दूर कर देगी। वो फिर से रोने लग गई थी। मम्मा प्लीज़ रोना तो बंद करें, और ऐसे कुछ भी नहीं होगा। आई लव यू सो मच। कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। आप उठे, मैं आपको कमरे तक ले जाऊँ। खाना भी नहीं खाया होगा आपने अभी तक। आई नो, इसने सर हिलाते हुए कहा और मदिया को कमरे में छोड़कर खुद किचन में आ गया था खाना गर्म करने। मारूफ को समझ नहीं आ रही थी वो इससे इतने टाइम बाद अपने सामने पाकर किस तरह का रिएक्ट करेगी। खुद पे काबू ही कहाँ रहा था इसका। इसके बस में होता तो वो ज़राब के साथ लिपट जाती, इससे अलग ही ना होती, इसे जी भर कर प्यार करती। इसने हंसते हुए अपनी पेशानी पर हाथ मारा। मैं वाकई से मिस्टर गुस्सेले के लिए पागल हो गई हूँ। वो खुद ही हंसने लगी थी और बेताबी से इसके आने का
आने का कमरे में इंतज़ार करने लगी। मदिया को खाना खिलाने के बाद इसे सुकून आवर दवाई देने के बाद इसे सुलाकर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ा था, जिस अच्छे मूड के साथ वो आया था, मदिया की बातों ने इसे यकसा बदल कर रख दिया था। सात समुंदर पार इस बेवफा के शहर में आ तो गई थी रुखसत होके, मगर दिल में एक अजीब सा डर था इसकी बेरुखी आखिर कब तक रहेगी। अन्नू की खातिर वो और दिल से मजबूर मैं बंधन में बंद तो गई हूँ। मैं बेचैनी से इसका इंतजार कर रही थी। मैंने कमरे के न जाने कितने ही चक्कर काट लिए थे। इस लम्हे जरा जोर से दरवाज़ा खोलते हुए अंदर दाखिल हुआ। मैं जो ख्यालों की दुनिया में गुम थी, अचानक इसे सामने देखते हुए चौंकी थी। मेरा दिल खौफ से चीख उठा था, मगर मैंने काबू रखा और अपनी नज़रें उठाकर से देखा, जो लहू लुहान निगाहों से मुझ पर चला रहा था। तुम किस लिए अब तक जाग रही हो? वो मेरे बेइंतहा करीब आते हुए दौड़ा था। इसके कलोन की महक मुझे बुत बनाकर रह गई थी। मैं जैसे ही खो गई थी। मारूख, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। इस दफ़ा वो इस कदर चलाकर बोला था कि मैं सहम गई थी और कुछ आंसू पलकों की बाढ़ तोड़ते हुए मेरे गाल भिगोने लगे थे। एक तरफा मोहब्बत में अजियत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। वो कुछ लम्हे पहले सुहाने सपने आंखों में सजाए इसका इंतजार कर रही थी। इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो शख्स इतनी वक्त की दूरी के बाद भी इसका पत्थर दिल वैसे का वैसा ही था। वो दो कदम इससे से पीछे हटी थी। एक बात सुन लो और जहन में बैठा लो, तुम अगर आइंदा मेरे बाबा ने तुम्हारी वजह से मेरी मामा से कोई नाइंसाफ़ी की तो खुश मैं तुम्हें भी नहीं रहने दूंगा, याद रखना। तुम वो उंगली से इसे वॉर्न कर रहा था और डगमगाई आंखों से इसे देखती दरवाज़ा खोलकर इसके कमरे से निकल गई थी और बाहर लॉन में चली आई थी, जहाँ वो घास पे घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों में चेहरा छुपा कर रो रही थी। अन्नू, सुंबल, वो बस यही नाम पुकार रही थी। रोने से इसकी हिचकी बंद गई थी। मुझसे और तलखियाँ नहीं बर्दाश्त होती। अन्नू, मैं बिल्कुल तनहा हो गई हूँ। मामा, आप कहाँ चली गई हैं? मामा, मुझे क्यों अकेला आपने छोड़ दिया? मामा, मैं बहुत अकेली हो गई। मुझसे और तजलील बर्दाश्त नहीं होती। अब अन्नू, प्लीज़ मुझे वापस बुलवा लें। वो रोए जा रही थी। इसे कुछ खबर नहीं वो कितनी देर वहाँ इस हालत में बैठी रही। वो बेचैनी में कमरे के चक्कर काट रहा था, सिगरेट फूंकता। एक तरफ माँ की हालत थी और दूसरी जानिब मारूफ थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या। थोड़ा रिलैक्स हुआ तो इसे ढूंढता हुआ वो बाहर निकल आया था। वो वहीं पिलर के साथ टेक लगाए बैठी थी। इसके फ़ोन की बेल पे वो चौंकी थी। वो इसके पीछे ही खड़ा था। अंदर चलो, वो नरमी से अब की बार बोला था। नहीं जाना मुझे, जब दिल चाहा आ जाऊंगी। आपको वक्ती फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है मेरी। वो सख्त और सपाट लहजे में बोली थी। अन्नू की बार बार कॉल आ रही है, परेशान होंगी कि पता नहीं क्यों बात नहीं हो रही, इसलिए उठो और अंदर चलो, फिर करती रहना मेरी शिकायतें भी। मुझे यही दे दे, फ़ोन में कर लूँगी बात इनसे। वो भी बस देती तो तुम नहीं उठ रही। अब की बार इसने संजीदगी से पूछा था। नहीं, इसने मुंह फिर कर जवाब दिया। तो ये आखिरी फैसला तुम्हारा? वो फिर बोला था। जी, कहते हो तो किसी वर्क पर लिखकर अपने चेहरे पर चिस्पा कर लेती हूँ। वो तंजिया बोली थी। वो इसके करीब आ रहा था, जिसकी आड़ को वो कनखियों से देख रही थी, और वो और करीब हुआ था और इससे अपनी बाहों में उठा लिया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। इसकी स्याह जुल्फे किसी नागन की तरह इसके बाजू से लिपटी हुई थी। वो धीरे धीरे जीने तय कर रहा था। वो इसे बाहों में उठाए जीने चढ़ रहा था। हर अम्मा जिंदगी, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, खैर, जिंदगी किसी सास की तरह बहुत खूबसूरती से अपनी दुनिया इर्द गिर्द बिखेर रही थी। दोनों एक दूसरे की नज़रों में गुम थे। चांद की चांदनी कभी खिड़की से झांक के इसके चेहरे की रोशनी में मजीद इजाफा कर देती तो कभी बादलों की ओट में छुप जाती थी। वो दोनों एक दूसरे में गुम आज अपनी अना के बुतों को तोड़ने के दर पर थे। इसने नरमी से इसे बेड पर लटा दिया। तुम अपना वादा भूल रहे हो शायद। मारूफ के लब हिले थे। कैसा वादा? वो गंभीर शिकस्तपुर्दा लहजे में बोला था। यही कि मुझसे दूर। अब भी इसकी आवाज़ मुंह में ही थी कि इसने अपना हाथ मारूफ के होंठों पर रख के इसे चुप करवा दिया था। वो इसकी जानिब झुका था, इसका चेहरा दोनों हाथों में थाम के अपने देखते लब इसके लबों के पास लाया था। जब अचानक फ़ोन की बेल बजी थी, दोनों एक दूसरे की ट्रांस से बाहर निकल आए थे। मारूफ नजर चुराती उठकर एक तरफ बैठ गई थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अन्नो? वो अपनी भारी आवाज़ में बोला था। जीते रहो बेटा, जरा अब मारूफ से मेरी बात कराओ बेटा, मुझे वो बहुत याद आ रही है। अन्नू रो देने को थी। अरे क्यों, आप परेशान होती हैं? ये पास ही बैठी बहुत खुशबाश है। मैं तो इसे कब से कह रहा था कि अन्नू से बात कर लो, इसे फुर्सती कहाँ है? वो इसे तंग कर रहा था, जिसपे मारू ने इसे घूरा था। बताओ अन्नू को कि कहाँ तुम मसरूफ थी? इसने ज़ूमनी अंदाज में कहा तो मारूफ ने झट से इससे फ़ोन छीन लिया था। कैसी है मेरी प्यारी अन्नो? वो चेक रही थी। आवाज़ में एक अजीब सी खुशी थी, किसी को पा लेने की खुशी। वो जो खुद पे जबर करता आया था, खुद को इससे दूर रखने का, वो आज ज़ब्त टूट चुका था। वो इसके बालों में उंगलियां फेरता तो कभी झुककर इसकी गर्दन चूम लेता। मारूफ को इतना खुश देखकर अन्नू को तसल्ली हो गई थी। वो वहाँ बहुत खुश है। रात बेहद हसीन थी। वो खुश थी, जो चाहती थी सब इसने पा लिया था। इसकी जिस्त का हासिल ही ज़राब की मोहब्बत पाना था और वो इसमें आज फतह याब हुई थी। अन्नू वाकई
सच कहती थी। ने कहा कि 2 बॉल में बहुत ताकत होती है, वो दिलों में ऐसे मोहब्बत पैदा करते हैं कि हम खुद हैरान हो जाते हैं, ये सब कैसे हो गया। वो मुस्कुराकर अपने पहलू में लेटे अपने हमसफ़र को देख रही थी। वो सुबह उठा तो बेहद फ्रेश था, एक सुकून था जो इसके अंदर तक उतर चुका था। इसने अपने पहलू पे नज़र डाली मगर वहाँ वो मौजूद नहीं थी। तभी वो उसे ढूंढता नीचे आया। वो सामने जदीद तर्ज के ओपन किचन में खड़ी सबके नाश्ता तैयार करने में लगी हुई थी। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ भी तुम। और किचन में अन्नू की ज़बानी सुना था कि बस खाना बेड पर दे दो, मोहतरमा को किचन का रास्ता तो इन्हें भूले से भी नहीं आता। वो हंसने लगी थी। जनाब, मुझे बहुत अच्छी कुकिंग आती है। वो तो बस मैं अपनी प्यारी अन्नू को तंग करती रहती थी। अन्नू की बात करते वो ज़रा सा उदास हुई थी। चलो मैं भी हेल्प करवा देता हूँ आपकी, क्या याद करोगी तुम भी। वो ट्रे में कप रखने लगा। बहुत शुक्रिया इस मेहरबानी का, वो बोली तो दोनों हंसने लगे। मदिया तभी अपने रूम से निकली थी। इन दोनों को यूं बेतकल्लुफ़ देखकर जहाँ वो ठटकी थी वहीं इसके तन बदन में नफरत की आग भी बढ़ने लगी थी। ज़राब इसने वहीं से इसे आवाज़ दी थी पूरे गुस्से से। ओह मम्मा, आप उठ गई, गुड मॉर्निंग। इसने पास आकर मदिया का माथा चूमा। ये सब क्या है ज़राब, इसने नज़रों से मारूफ की तरफ इशारा करते हुए पूछा, जिसका ध्यान तो काम की तरफ था मगर कान मदिया की आवाज़ की तरफ ही लगे थे। इसके दिल में फिर से खौफ के साए लहराने लगे थे कि अभी ये मुझे और मेरी मम्मा को बुरा भला कहेंगे और फिर इनका गुस्सा ज़रा मुझ पे निकालेगा, वो फिर मुझसे दूर हो जाएगा। वो इन्हीं सोचों में गर्क थी कि वो बोला, मामा मारूफ अच्छी है और सबसे बड़ी बात मेरी बीवी है वो, और मेरी जिम्मेदारी है। ये मैं कैसे इसे पराए मुल्क बे यारो मददगार छोड़ दूँ। मम्मा, जो भी आपको शिकायतें हैं वो सबा चची से थी, इसमें इसका क्या कसूर है। वो बोला तो फिर बोलता ही चला गया। मारूफ वही हैरानगी से इसे जामिद खड़े देखे जा रही थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि ज़राब इसके हक में आवाज़ उठा रहा है। फरते जज्बात से इसकी आंखें भीग रही थी। ओह, तो एक ही रात में इसने कर दिखाया अपना काम। वो तंज से बोली थी, तुम बेवकूफ़ बन सकते हो मगर मैं हरगिज़ नहीं। वो नफरत से बोली थी, मामा प्लीज़, अच्छा अगर ये आपके म्यार पर पूरी ना उतर सकी तो आप मत इसे बहू माना। इसने पीछे मुड़कर इसे आंख हमारी जो इसकी बात पर परेशान हो गई थी इसके अंदाज पर वो मुस्कुरा दी। इसके दिल को कुछ तसल्ली हुई थी। ठीक है, और जब तक ये मेरे म्यार पर नहीं उतरती तब तक मैं इसे बहू का दर्जा भी नहीं दूंगी। ये बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहाँ रहना तो मेरी मर्जी से ही रहना होगा। इसको इसने 2 टोक अपना फैसला सुनाया था। ज़िंदगी बेहद हसीन लगने लगी थी और बहुत खूबसूरती से अपनी डगर पर चल रही थी। ज़राब के दिल में जब से मोहब्बत का साथ जागा था वो किस कदर बदल गया था। यूँ लगने लगा था इस इंसान ने कभी नफरत ही की ही नहीं है। ये तो सिर्फ चाहने वाला इंसान है और चाहे जाने के लायक है। कभी कभी तो वो खुद को बहुत खुशकिस्मत समझने लगती थी जब वो इसे टूट कर प्यार करता था, खुद से बढ़कर इसका ख्याल रखने लगता था। वो इसकी टाई की नोट ठीक कर रही थी जब इसने कमरे से इसकी अपने और वो इसकी टाई की नोट ढील कर रही थी जब इसने कमर से इसकी अपने और करीब कर लिया था। तुम सारे अपने काम मेरे आने से पहले मुकम्मल कर लेना, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा ऑफिस से, फिर कहीं बाहर चलेंगे। वो इसकी जानिब ज़रा सा झुककर बोला था। सच में ज़रा अब इसकी आंखें अचानक ही किसी मासूम बच्चे की तरह खुशी से चमक उठी थी। जी माई लव, इसने प्यार से इसकी परेशानी को चूमा और ऑफिस के लिए निकल गया। मारूफ बेइंतहा खुश थी कि इसने जल्दी से बालों की पोनी टेल बनाई, दुपट्टा कमर पर बांधा, आसीने ऊपर को चढ़ाई और तमाम घर को साफ करने में जुट गई। घर के काम से फारिग हुई तो जल्दी से किचन का रुख किया। वाह, आज तो बड़ी फुर्ती से काम किए जा रहे हैं। मदिया टांग पर टांग रखे हाथ में टीवी का रिमोट पकड़े इसी को देख रही थी। आखिर बात क्या है जो ये इतनी जल्दी में है। इसके दिमाग में ही कुछ चल रहा था। तभी डोरबेल बजी तो वह भागती दरवाजे पर गई। अस्सलाम वालेकुम। सामने ज़राब को पाकर इसने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम मैडम, कहा भी था तैयार है ना। इसने हुलिया देखा तो नाराज़गी का इज़हार करने लगा। बस 5 मिनट दे, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। वो चुटकी बजाकर बोली, अरे कहाँ की तैयारी है भई। और ज़राब, माँ भी तुम्हारी यहीं बैठी है जिससे तुम कब से नज़रअंदाज कर रहे हो। मदीहा तंज के तीन चलाने से बाज ना रही है। सॉरी मम्मा, आपकी तरफ ही आ रहा था। एक्चुअली मैंने सोचा कि मारू को बाहर ले जाऊं और थोड़ी शॉपिंग भी करवा दूं, इससे ज़रूरत की अपनी चीज़ें लेगी। वो भी मदिया के पास ही बैठ गया। तुम अभी तक यही खड़ी हो, जाओ रेडी हो, जल्दी करो। मारू को पास खड़े पाके वो बोला था, नहीं भाई कोई ज़रूरत नहीं है इसे बाहर की आदत डालने की, और तुम अच्छे से जानते हो इसकी क्वालिफिकेशन। फिर भी तैयार होगे फ़ौरन से। बीवियाँ 2 बोल क्या मीठे बोल दें, मर्द तो जान निछावर करने पर तुल जाते हैं। कुछ तो बेटा ख्याल करो, कितनी ये जाहिल, ना बोलने का कुछ पता है इसे। हमारे इर्द गिर्द सब जाने वाले में अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती कि सब हंसे। अकलौते बेटे की जो शादी करके बहू लाए हैं ये तो इनसे बात तक नहीं कर सकती। इंग्लिश में तुम्हारे बाप को भी पता नहीं क्या सूझी थी। वो तंग कर बोली थी मगर मामा। वो बोलने लगा था कि मदिया ने इसे वहीं चुप करवा दिया। तुम फ्रेश हो जाओ फिर मेरे साथ
मिसिज़ अहमद की तरफ चलना है, छोटी सी पार्टी अरेंज की है उन्होंने, तुम्हारा स्पेशल कहा है उन्होंने। वो मुस्कुरा कर बोली, इसे साथ ले चलते मगर पहले इसे बोलने की तमीज़ सिखानी पड़ेगी और इतना टाइम नहीं है कि इसे उठने बैठने की तमीज़ सिखाई जाए। तुम तो जाओ बेटा। ज़रा आपको इसकी जानी मतवज्जा दिखा तो मदिया फ़ौरन बोली, जी जा रहा हूँ। वो मारू की आंखों में तैरते आंसू इग्नोर करता ऊपर उनकी तरफ बढ़ गया था। वो इसके पीछे जाने को मुड़ी थी कि मदिया की आवाज़ पर वहीं रुक गई। सुनो, तुम कहाँ चल दी? इतना ख्याल नहीं है कि हस्बैंड तुम्हारा अभी आया है, इसके लिए टेबल पे खाना लगाओ। वो नफ़रत से बोली थी। मारू खासू पूछती किचन की तरफ चली गई थी। वो काफ़ी देर से रूम में ठहरा था कि इसके आने का इंतजार कर रहा था, इससे सॉरी करना चाहता था, अपने माँ के रवैये का इसका मूड ठीक करना चाहता था। कई चक्कर काटने के बाद भी जब वो ना आई तो इसे अब इस पे गुस्सा आने लगा था। कुछ भी है क्या, इतना काम नहीं बनता? सारा दिन का थका मैं अब ऑफिस से आ रहा हूँ, कुछ देर के लिए वो मेरे रूम में आ जाती। वो जानती भी है कि मामा की नेचर को, और ना मैं मामा को कोई टेंशन देना चाहता हूँ। इसके बावजूद वो उल्टा मुझसे नाराज़ होकर बैठ गई। वो गुस्से में न जाने क्या सोच रहा था। खाने के टेबल पर मदिया और ज़रा के आके बैठ गए थे। निसार अभी ऑफिस से नहीं आया था। आ जाओ भी, तुम भी खाना खा लो। मदिया ने मारूख को खाना लगाने के बाद वापस जाते देखा तो बोल उठी, नहीं आंटी मुझे भूख नहीं है। वो कहकर ऊपर कमरे में चली गई। देख लो अब तुम खुद ही हमारे साथ उठे बैठे खाना खाए तो इसे पता चले ना कि लोगों में किस तरह उठा बैठा जाता है। रही कसर अन्नू ने पूरी कर दी है। इनको घर में बंद रख के बिल्कुल ही जाहिल बना डाला। इसने स्पून में राइस भरते हुए कहा, जबकि ज़राब ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोशी से खाना खा रहा था। मेरी तो ख्वाहिश थी कि कोई तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी लाती जो जचती भी तुम्हारे साथ, जैसे सोसाइटी में मूव ऑन करना आता। वो बोले जा रही थी और वो बिल्कुल खामोश था। मारू कमरे में आती सोफे पर दोनों टांगे ऊपर करके मुंह घुटनों में छुपा कर रोने लगी थी। तभी इसके नंबर पर अन्नू की कॉल आने लगी। इसने फ़ौरन आंसू साफ किए। अस्सलाम वालेकुम। वो अपनी आवाज़ को नॉर्मल रखते हुए बोली, वालेकुम सलाम, कैसी मेरी गुड़िया? तू तो भूल ही गई है जाके, और हम हैं कि एक ना मेरा दिल लगता है तेरे बगैर, और ना ही सुबल का। अन्नू का बस नहीं चाह रहा था कि एक ही सांस में सब कह डाले। मारूख ने फ़ौरन मुंह पर हाथ रख लिया था। इसका दिल चाह रहा था कि वो रो रो के बताए कि अन्नू को कि मेरा यहाँ कोई नहीं है अन्नू, मगर वो अन्नू को किसी किस्म की परेशानी में नहीं डालना चाहती थी। अन्नू मैं ठीक हूँ, बस यहाँ तो वक्त ही नहीं निकलता। सारा दिन ताइमी के साथ होती हूँ, फिर ज़रा बाहर ले जाते हैं मुझे। अन्नू मैं तो यहाँ आके बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं आपसे वापस आके बात करूँगी। मैं ज़रा आपके साथ बाहर जा रही हूँ, अपना ख्याल रखना अन्नू, लव यू। इस अन्नू की बात सुने बगैर फ़ौरन फ़ोन रख दिया। इसके लिए आंसू रोकना अब मुहाल हो रहा था। ज़िंदगी ने एकदम पलटा खाया था। जो ज़िंदगी हसीन नज़र आती थी वो महज एक ख्वाब थी जिसमें फूलों की सेज समझ रही थी। वो कांटों से भरा एक कठिन रास्ता था। लड़कपन तो बहुत दूर रह गया था कहीं। अब मैं जहाँ कैद बर्ड देखती फ़ौरन आज़ाद करवा देती थी। ज़रा अब बहुत बदल गया था। इसका रवैया मुझसे चेंज होने लगा था। मैंने इसकी नफ़रत भी देखी थी, मोहब्बत भी देखी, और अब इसकी बेरुखी का सामना कर रही थी। ताइमी अपने इरादों में बहुत हद तक कामयाब हो रही थी। वो चाहती थी कि ज़रा मुझसे वज़न हो, वो दूर हो जाए मुझसे, और काफ़ी हद तक वो कामयाब भी हो रही थी। मेरा दिल बुझ रहा था। इसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैं ताई अम्मी इसे बताती थी ये मेरा ख्याल नहीं रखती है, हर वक्त फ़ोन पे लगी रहती है, इस पे नज़र रखा करो, कभी कोई इल्ज़ाम लगता तो कभी कुछ। मैंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। मेरा दिल बुरी तरह से अंदर से टूट चुका था। वो हिसाब मामूल ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। मारूख ने इससे बात करना तकरीबन ख़त्म ही कर रखा था। दोनों के अंदर अना का बुत पूरे कद से खड़ा था। वो इससे पूछना चाहती थी कि तुम क्यों इस कदर बदल रहे हो? मेरा कसूर क्या है? इस बेतुकी हसद की आग में मुझे किसी जुर्म की वजह से शामिल कर लिया गया? मगर वो खामोश थी। लेट हो जाऊंगा, मीटिंग है आज, वो उखड़े लहजे में बोला था। वो खामोशी से जवाब दिए बगैर चाय इसके पास रखकर मुड़ी थी। जब वो दोबारा वो बोला था, तंग आ गई हो तो वापसी का रास्ता है, बजाय खुद पे जबर करो। मैं खुद पे जबर कर रही हूँ या मेरी बर्दाश्त कितनी? इस बात को छोड़ दें आप। जब मुझे लगेगा कि आपका गुजारा अब मेरे साथ मुश्किल हो गया है, तब मैं खुद ही वापस लौट जाऊंगी। वो वक्ती फैसला नहीं करूंगी। जो भी फैसला किया फिर ठोस और अटल फैसला होगा मेरा। फिर वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी जब इसने पूरी ताकत से इसकी कलाई पकड़ी थी। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसा अटल फैसला करना चाहती हो? मुझे भी तो इल्म हो कुछ के तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। इसकी पकड़ इस कदर सख्त थी कि मारू की आंखें आंसू से बढ़ने लगी। तुम्हारा ज़ोर और सारा ताकत सिर्फ मुझे अज़ियत पहुंचाने पे लगती है। अफसोस है मुझे ज़रा तुम पे। तुम एक कमज़ोर मर्द हो जो तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखता है। तुम्हारे साथ जो अभी तक मैं हूँ इसकी वजह मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत और अन्नो है, वरना किसी को छोड़ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता। वो तन से बोली थी। ज़रा आपने झटके से इसका बाजू छोड़ा था तो छोड़ के चली जाओ, जतलाने की यूँ ज़रूरत नहीं है। वो ऑफिस बैग उठा कर इस बात की परवाह किए बगैर चला गया था कि इसके लफ्ज़ों से मारूख पर कैसे गुजरेगी।
वो चुपचाप वहाँ से थके-थके कदम उठाती अपनी महसूस जगह किचन में आ गई थी, बेदिली से सब काम कर रही थी। जब डोरबेल की आवाज़ इससे अपनी जानिब मुतवज्जो किया, कुछ देर वो इंतज़ार करती रही। मदीहा निकले रूम से तो वो खुद देख ले बाहर, क्योंकि इसका घर से बाहर आना-जाना नहीं था, जो वो इर्द-गिर्द के लोगों से जान-पहचान बनाती। कुछ देर तवक्कुफ़ के बाद इसने अपना स्ट्रोलर शोल्डर पर डाला और दरवाज़ा खोला। सामने वाला ज़राब का हम उम्र लड़का था, क्लीन शेव में, ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट पहने। इसका ध्यान अपने सेल फ़ोन में खुली चंद मेल्स को पढ़ने में था। इसी में मगन वो अपनी धुन में बोल रहा था। हेलो माय ब्यूटीफुल आंटी, ज़राब कहाँ है? वो कहता हुआ इससे ज़रा सा टकरा कर अंदर चला आया था। एक्सक्यूज़ मी, मैनर्स नाम की भी कोई चीज़ होती है? नस्वानी आवाज़ वो कहकर अचानक मुड़ा। मैंने आपसे कहा कि आप तशरीफ़ लाएँ, अंदर जाओ। मुँह उठाए अंदर चले गए हैं। वो गुस्से में बोली, हे रिलैक्स ब्यूटीफुल, वो कहकर वापस दरवाजे पर खड़ा हो गया। क्या मतलब ब्यूटीफुल? इसने आईब्रो खिंचाए। तो क्या तुम नहीं हो ब्यूटीफुल? इसने इंग्लिश में पूछा था। मैं हूँ, मगर तुम अपना तारुफ करवाना अब पसंद करोगे क्या? मारूफ ने भी इसी रवानगी से इंग्लिश में सवाल किया। मैं रुहेल हूँ, ज़राब का बेस्ट बडी, और इतने सालों में आज पहली बार मुझे किसी को इस घर में आने के लिए अपना तारुफ करवाना पड़ रहा है। वो मुस्कुराया। रोहिल की नेचर ऐसी ही थी, वो फ़ौरन घुलने मिलने वाला और मजाक पसंद इंसान था। मगर तुम कौन हो? खूबसूरत तो बहुत हो, एशियन ब्यूटी, मगर तारुफ करवा दो तो अच्छा होगा। वो वहीं खड़े दरवाजे की एक पट पे हाथ रख के बोला था। ओह सॉरी, आई एम प्लीज़ अंदर, मैं ज़राब की वाइफ हूँ। मारूफ इसने शर्मिंदा होते हुए इसे अंदर आने को कहा। थैंक गॉड तुमने मुझे अंदर तो आने को कहा। वो फ़ौरन फ्रैंक होने लगा था। इससे एक तो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और रही कसर तुमने पूरी की, एक्सरसाइज करवा के मेरी वो सोफे पर ढह गया था। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, वो शर्मिंदगी से बोली। सॉरी तो एक्सेप्ट तभी होगी जब मुझे अच्छा सा नाश्ता मिलेगा। और हटाई से बोला। मारूफ को इसका इस कदर फ्रैंक होना कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर वो ऐसा ही था। इसने ज़राब के बच्चे को मैं समझ लेता अच्छे से। इडियट ने मुझसे अपनी शादी छुपा के रखी। इसकी तो मैं अभी खबर लेता हूँ, आज पूरा कमीना है। ये इससे जो तकलीफ़ हो रही थी, जेलस इंसान इसके पीछे मैं अरसा का पड़ा कि मुझे एशियन गर्ल्स पसंद है, कोई ढूंढ ला इसको, तो मैंने नहीं छोड़ने वाला। आज वो खुद से ही बोले जा रहा था। एक्सक्यूज़ मी, 1 टीस्पून शुगर और 2 पराठे 2 ऑमलेट। इसने वही लॉन्च में बैठे बैठे नजरें फ़ोन पर जमाए। मारूफ को हदायत की, जिस पर वो गुस्से से दांत पीस कर रह गई थी। वो सुकून से मोबाइल साइड पर रखकर नाश्ते की ट्रे पर झुका हुआ था, जबकि वो इसके पास खड़ी थी। जब उसे काफ़ी देर यूं ही खड़ा पाया अपने सर पर, तो वो झंझला कर बोल उठा। तुम क्यों खड़ी हो? बैठ जाओ आराम से, मेरा जल्दी उठने का कोई इरादा नहीं है। बहुत सुकून इत्मीनान में नाश्ता ख़त्म करता हूँ, और फिक्र ना करो, बर्तन मैं किचन में रख दूंगा। अब इतने तो मैनर्स ही हैं। वो कोफे से घूरती जाकर सामने लॉन्च में बैठ गई। नाश्ता ख़त्म करके बर्तन किचन तक पहुँचा के वह सुकून से जाके इसके सामने वाले सोफे पर बैठ गया। हाँ जी, और बताओ कैसा गुजरा है इस वक्त इस खड़ूस के साथ? वो पुरतकल्लुफ़ लहजे में बोला। एक्सक्यूज़ मी, वो मेरे हस्बैंड है और मुझे बिल्कुल नहीं पसंद इनको ऐसे लकब से कोई पुकारे। वो गुस्से से एक लफ्ज़ चबा के बोली। ओके ओके, आई एम सॉरी। इसने दोनों हाथ उठा के माजरत की। यार वो मेरा दोस्त है, हमारा मजाक तो ऐसे ही चलता रहता है, तुम क्यों सीरियस ले रही हो? रुहेल ने हंसते हुए कहा। और ज़रा मुझसे तमीज़ से बात करें। आप इस लिहाज से तो रिश्ते में मैं आप सॉरी आप इस लिहाज से तो रिश्ते में मैं भी भाभी लगती आपकी। वो तंग कर बोली थी। उप्स भाभी, यस नाइस वर्ड है, आई लाइक इट। वो हंसा। ओके भाभी जी, चलता हूँ मैं। बहुत इंटरेस्टिंग रही मुलाकात आपसे, दोबारा भी इंशाल्लाह होगी अच्छे माहौल में मुलाकात, मगर इस बार आपके शोहर भी साथ होंगे। और वन थिंग मोर, ये मेरा कार्ड, जब भी ज़रूरत हो किसी भी किस्म की बता देना। एशियन गर्ल्स मेरी कमज़ोरी है, मगर दिल पे हाथ रख के तुम्हें कह रहा हूँ, भाई ही समझ लो अपना। इसने कुछ अंदाज में कहा। दोनों की हंसी छूट गई। वो दोनों इस बात से अनजान थे कि मदीहा इनको मोबाइल के कैमरे में ये लम्हात कैद करी है। अब आएगा ऊँट पहाड़ के नीचे, तुम देखो ज़रा। मैं इस मोहरे को वक्त आने पर ऐसा इस्तेमाल करूँगी कि मारूख बीबी के तुम देखती रह जाओगी कि तुम्हारे साथ चाल कौन सी चाल चली है। और तंजिया हंसी। नहीं शुक्रिया भाई साहब, नहीं ज़रूरत इसकी। मारू ने हंसते हुए कहा। रख लो, परदेश में गनीमत समझो कि कोई जान पहचान वाला हो, यहाँ कोई अपना। और वैसे भी अब तुम्हें बहन बना लिया है तो तुम्हारा फ़र्ज़ मेरी शादी के लिए कोई लड़की ढूंढो, कोई पाकिस्तानी ब्यूटी, समझ रही हो ना? मेरा ये काम करना है। वो कहकर चला गया और इसने हंसते हुए कार्ड अपने पास रख लिया। इससे एक मुंह बोला भाई मिल गया था। अचानक ही इसका मूड बहुत अच्छा हो गया था। चलो ये तसल्ली तो हुई कि कोई भाई है इधर मेरा। वो खुद से सोचकर हंस रही थी। इसे भी रुहेल की नेचर बहुत अच्छी लगी थी। आज इसने ज़राब की पसंद का डिनर तैयार किया था। शाम होते वो ऑफिस से आ गया था, वही रूठा रूठा अंदाज। मारूफ को आज वो रूठा रूठा सा बेहद अच्छा लग रहा था। वो सोच रही थी कि अनु इसे कितना समझाती रहती कि मर्द का दिल जीतना कोई इतना भी मुश्किल काम नहीं होता। दोनों में से किसी एक को तो दूसरे के रंग में रंगना ही होता है। एक को अपना आप ख़त्म करना पड़ता है, अना के बुत को गिराना ही होता है।
है और ये कोई घाटे का सौदा भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा भी मुश्किल काम है। इसे आज अन्नू की सब बातें समझ में आ रही थी। इससे खुद पे भी गुस्सा आ रहा था कि इसने इतने अरसे में ऐसी कोई कोशिश ना की इसे मनाने की, वो दिल में तय कर चुकी थी। खाने के बाद वो कुछ देर मदिये के पास बैठा रहा और इर्द गिर्द की बातें डिस्कस करने के बाद वो ऊपर अपने कमरे में चला गया था। मारूफ भी जल्दी से किचन समेट कर काम निपटा कर अपने कमरे में चली गई थी। वो रूम के साथ ही छोटे से बने ड्रेसिंग रूम में घुस गई थी। कबर्ड खोला तो अपना तो सामने ही इसे ब्लैक नाइटी नजर आई। वो निकाल कर चेंज करने चली गई। वो अपने सेल फोन में झुका हुआ था कि कुछ ईमेल से चेक करने में मगन था। उसने स्लीवलेस ब्लैक नाइटी की डोरियां कसने के बाद अपने शोल्डर तक आते बालों को पोनी से आजाद करके कॉम्ब किया और रूम की एक तरफ पड़े ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी जहां से वो ज़रा आपको बाखूबी देख सकती थी, मगर वो अभी तक फ़ोन में मगन था। उसने लाइट पिंक कलर का ग्लोव्स अपने नाजुक होंठों पर लगाया। इसके होंठ कांच की तरह जगमगाते और भी हसीन लगने लगे थे। इसने अपना फेवरेट बॉडी स्प्रे निकाला और चेहरा एक तरफ करके स्प्रे को दबाने लग गई जिसके नन्हे कतरे इसके जिस्म के साथ चिपकने लगे। स्प्रे की आवाज़ पर बेध्यानी में ज़रा आपने गर्दन उठा के इसे देखा था, मगर अगले ही पल वो नज़रें झुकाना भूल गया था। जब खाना भूल गया था, पूरा कमरा इसके जिस्म से उठती भीनी भीनी खुशबू से महक उठा था। वो इसकी तरफ से अनजान बंदी धीरे से चलती बैठ गई। दूसरी तरफ से ऊपर आके लेटने की तैयारी में थी और कम्फर्ट को अपने गिर्द लपेट कर वो लेटी ही थी जब ज़राब ने फ़ोन बंद करके एक तरफ रख के कम्फर्ट इसके ऊपर से खींच के पीछे धकेला। वो उठ के बैठ गई थी। उसकी आंखों में झांकने लगी थी जहाँ इसके लिए बेपनाह मोहब्बत दर आई थी। इस तैयारी का कोई खास मकसद वो गंभीर आवाज़ में इसकी थोड़ी उठाकर बोला था। आंखों में खुमारी लिए वो इसके सराबे में खुद को भूल रहा था। ब्लैक नाइटी से इसका बदन और भी हसीन लग रहा था। ज़राब को लगा वो दुनिया की हसीन लड़की है जो मोहब्बत दिल में दबाए खुद पे जबर कर रहा था। आज इसका ज़ब्त जवाब दे रहा था। वो कुछ नहीं बोल रही थी। इस तैयारी का मकसद मैं ये समझूं कि जो अपने जज्बात पे बंद बांधे बैठा हूँ वो तोड़ दूँ। इसकी जान लेवा मुस्कुराहट पे वो शर्म से सुर्ख होती नजर झुका के थी। ज़राब ने हाथ बढ़ाकर लाइट्स ऑफ कर दी थी। कमरे में लैंप की मध्यम रोशनी इसके सुनहरे बदन को और भी खूबसूरत बना रही थी। इसका लम्स वो अपने चेहरे पर जगह जगह महसूस कर रही थी। आज वो ज़राब से अपने तमाम हकूक लेने पर बस जिद थी जिस पे वो इनकारी नहीं था। वो बेहद खुश थी। अन्नू की ज़रा सी नसीहत पे अमल करके वो ज़राब की मोहब्बत को दोबारा पा चुकी थी। आज ज़राब ने मारूफ के साथ कमरे में ही नाश्ता किया था। बहुत अरसे बाद मारूफ को आज पहले जैसा मोहब्बत करने वाला ज़राब फिर से मिल गया था। मदीहा अकेले ही नाश्ता करी थी। वो मुतमिन थी कि इनकी मोहब्बत का दौर ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। इसने खुद पे खामोशी का लबादा ओढ़ रखा था। जैसा कि अक्सर गहरी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का पेश खैमा होती है, बिल्कुल वैसे ही गहरी खामोशी थी। एक सकूत था। इसे ऑफिस के लिए अलविदा करने के बाद वो खुशी से किचन की तरफ चल दी। मदीहा की तरफ से फिलहाल गहरी खामोशी थी। मारू को लगा वो बदल गई हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चंद रोज़ में ज़राब बदल गया था। वो इसे टूट के चाहने लगा था, इसका ख्याल रखने लगा था। ऑफिस जाकर भी जब तक वो दिन में इसे कई बार कॉल्स ना कर ले इसका दिन नहीं गुजरता था। इसी तरह से लगा कि मदीहा की खामोशी भी इस बात की दलील हो सकती है कि इसने मारू को एक्सेप्ट कर लिया। वो अपने कामों में मगन थी। जो फ़ोन की बेल बजने लगी, 2-3 बेल के बाद वो फ़ोन की जानिब भागती हुई आई। हेलो हामती हुई आवाज़ें बोली, खैरियत, सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? दूसरी जानिब ज़राब ने फ़िक्रमंदी से पूछा। वो काम कर रही थी तो भागती हुई आई। इसने मासूमियत से कहने पर वो मुस्कुराया था। अच्छा, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है रोहेल, शाम को हमें इसके घर जाना इन्वाइट किया है। इसने वो बता रहा था। मारूफ के ज़हन से निकल चुका था कि वो ज़राब को बताए कि इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है घर पे, मगर अभी तक बताने का मौका ही नहीं मिल सका था। ज़राब वो पुकारी थी, जी ज़राब की जान। वो मुस्कुरा के बोला, मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है ऐसे बाहर जाने के लिए, सभी नॉर्मल है घर में यूज़ होने वाले। वो रोने वाली हो गई थी। तो तुम अब बता रही हो मुझे, पहले क्यों नहीं बताया? कभी शॉपिंग करवा देता तुम्हें। इससे अपनी गलती का भी एहसास था कि जब से वो इसके पास आई इसे ख्याल ही नहीं आया था कि इसे भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो सकती है। इरादा तो हुआ था एक बार जाने का, फिर आपने पूछा ही नहीं। वो नाराज़गी से बोली, हाँ मुझे सास से वो शर्मिंदा हो रहा था, चलो शॉपिंग पे जब ऑफिस से ऑफ हुआ तब जाएंगे, मगर आज तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्या किया जाए? वो सोच में पड़ गया था। अच्छा सुनो, मेरी पसंद का पहन लोगी, वक़्त की कमी है, कमी के बायस मैं ऑफिस से वापसी के वक़्त आज के लिए शॉपिंग कर लाऊंगा। इसने हाल निकालते हुए कहा तो वो मुस्कुरा दी। क्यों नहीं पहनूंगी, आप ला के तो दें। वो शॉपिंग मॉल तो आ गया, मगर इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी वो क्या खरीदे। इसके लिए इसकी ज़िंदगी का पहला चांस था जब वो एक लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा था और यही इससे दुनिया का मुश्किल तरीन काम लग रहा था। बहुत घंटे गुजर जाने के बाद इसे एक रॉयल ब्लू मैक्सी पसंद आई थी। हाँ, ये परफेक्ट रहेगी इसकी गोरी रंगत पे। वो खुद से ही आकस करता इसका सराबा अपने जहन में लाकर इसके साथ इसने मैचिंग ज्वेलरी खरीदी थी और इसके नाजुक सा हील वाला सिल्वर जूता भी पसंद किया था। अचानक डोरबेल की आवाज़ पर मुस्कुराती हुई दरवाजे तक की जानी बढ़ी थी। इसे लगा कि ज़राब है, मगर सामने रोहेल खड़ा मुस्कुरा रहा था। हेलो स्वीट भाभी, कैसी हो?
वो पुरतकल्लुफ़ लहजे में कहता हुआ अंदर आ गया था और याद आती ही वापस दरवाजे की ओर जाके खड़ा हो गया था। अंदर आ सकता हूँ? इसने मुस्कुराते हुए पूछा था। वो खिलखिलाकर हंसने लगी। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? आ जाओ जनाब, आपका अपना घर है। वो जैसे इसकी पैरवी करती हुई वापस मुड़ी, इसका सर बुरी तरह से चकराया और वो नीचे गिर चुकी थी। तभी मदीहा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली थी, मगर सामने का मंजर देखकर और अनजान बनकर वापस कमरे में घुसकर अंदर से डोर को लॉक कर चुकी थी। रोहेल ने इसे यूं नीम बेहोशी में देखा तो बुरी तरह से घबरा गया। वो वहीं बैठकर इसका चेहरा थपथपा रहा था, मगर मारूफ को कमजोरी की वजह से ठीक से होश नहीं आ रहा था। आंटी आंटी प्लीज़ यहाँ आए, मारूफ की तबीयत ठीक नहीं लग रही, मुझे इसे चेकअप करने के लिए ले जाना होगा। वो आवाज़ें देता रहा, मगर कोई जवाब ना आया इसकी तरफ से। वो वक़्त किए बगैर इसे उठाकर गाड़ी में डालकर अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। मदीहा ये सब मंजर विंडो से देख रही थी। इसके जाते ही वो ज़राब का नंबर ट्राई करने लगी, मगर इसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो बेचैनी से कमरे के चक्कर काटते हुए इसकी आने का इंतजार करने लगी। चेकअप के बाद डॉक्टर बाहर आई थी और इससे पूछ रही थी कि आपसे इसका क्या रिश्ता है। इसने इंग्लिश में सवाल किया था। मैं भाई हूँ इसका, क्या वो ठीक है? इसने परेशानी में पूछा। हाँ वो ठीक है, वो माँ बनने वाली है, मगर वो बेहद कमज़ोर है, इसे बहुत केयर और रेस्ट की ज़रूरत है। वो और हर तरह की डिप्रेशन से इसे दूर रखना होगा। ये माँ और बेबी दोनों के लिए अच्छा होगा। अब आप इनसे मिल सकते हैं। वो मुस्कुराकर हदायतें जारी करती चली गई थी वहाँ से, और रोहेल खुशी से इसके रूम में आ गया था। वाह ग्रेट न्यूज़, मैं अब मामू भी बनूंगा। वो कहकर लगा के हंसा था। थैंक्स, मेरे पास मामा बाबा के बाद मेरे पास सिवाय भाई जैसे दोस्त और ज़राब के बाद कोई रिश्ता नहीं था, मगर तुमने मुझे बहुत से रिश्ते दे दिए हैं। वो ज़रा सा रंजीदा हुआ। देखो मैं एक बहन का भाई बन गया और अब मामू भी। वो फिर से हंसा। वो मारूफ भी नम आंखों से मुस्कुराई से देख रही थी। चलो जल्दी करो, घर चल के सबको गुड न्यूज़ सुनाए, और अब अपना बहुत ख्याल रखना तुमने। ओके, वो इसे हुक्म दे रहा था। अच्छा बाबा, मगर तुम मुझे फ़िलहाल घर के बाहर उतारोगे, फिर शाम को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मगर अभी मैं खुद ज़रा आपको ये गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। मैं इसकी खुशी की इंतहा देना चाहती हूँ। बाप बनने की वो खुशी इसके चेहरे पर महसूस करना चाहती थी। वो कह रही थी तो रोहेल भी मुस्कुरा दिया। जी, जो हुक्म आपका। दोनों हंसते मुस्कुराते गाड़ी में बैठ के रास्ते में इसके लाख मना करने के बावजूद भी रोहेल ने इसे सुर्ख और सफ़ेद फूलों से सजा बुके का गिफ्ट किया। इतनी बड़ी खुशी और तुम खाली हाथ घर जाओ। नो वे, इसके बेहद इसरार पर इसे बुके रखना पड़ा अपने पास। ज़रा अब काफ़ी थक चुका था ऑफिस के बाद शॉपिंग, इसका थकन से बुरा हाल हो गया था। मारो कहाँ हो यार? हाथ में शॉपिंग बैग पकड़े इसने जानती निगाहें इसे ढूंढ रही थी। वो घर पे होगी तो तुम्हें नजर आएगी ना। तभी मदीहा कहती हुई अंदर से बाहर निकली थी। क्यों, कहाँ गई है वो? ज़रा ने हाल में ही सोफे पर बैठते पूछा। वो कब बताती मुझे, आए दिन निकल जाती है बाहर घूमने। वो तन से बोली। अरे मामा, इसे कहाँ पता बाहर के रस्तों का, यही रोड पे कुछ देर के लिए फ्रेश एयर लेने गई होगी। ज़रा ने लापरवाही से कहा। तुम इस कदर लापरवाह कैसे हो सकती हो? इससे तुम्हारा वो दोस्त पीठ पीछे तुम्हारी क्या करता फिर रहा है? कुछ होश है तुम्हें? वो चीखी थी। क्या हो गया मामा, साफ साफ बात करें, हुआ क्या है? अब ज़रा भी सीरियस हो के इसकी जानी मतवज्जो हुआ। आए दिन वो तुम्हारे पीछे घर के चक्कर काटता है। तुम्हारी वो मासूम बीवी इसके साथ बैठ के खूब इसे कंपनी दे रही होती है। वो तंकर बोली थी। मामा प्लीज़, वो हाथ उठा के इसे मजीद कहने से रोक रहा था। मैं जानता हूँ आप मारू को पसंद नहीं करती, मगर इस तरह के इल्ज़ाम प्लीज़ मत लगाएं इस पे। वो गुस्से में बोला था। कुछ थकन का असर था, इससे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं जानती थी तुम कभी यकीन नहीं करोगे, मेरे पास सबूत है इस बात का। वो तस्वीरें जो मैंने मोबाइल में महफूज कर रखी हैं, वो जानते हो आज भी वो रोहेल के साथ इसकी गाड़ी में निकली हुई है बाहर कहीं। ये किरदार है तुम्हारी बीवी का। वो नफरत से बोलती हुई सेल फोन के से तस्वीरें निकाल कर इसकी जाने बढ़ा रही थी। इसका ज़हन अभी इस बात में उलझा था कि मारूफ और रोहेल की मुलाकात हो चुकी, तो ये बात दोनों ने किस लिए इससे छुपाए रखी। मज़ीद इश्तियाल से वो इसे दोनों की एक साथ बहुत करीब से ली गई तस्वीर दिखा रही थी। गुस्से में इसने फ़ोन दीवार पर मारा था जिसके 2 टुकड़े हो चुके थे। तभी डोर बेल बजी। वो आगे बढ़ा, दरवाज़ा खोला तो सामने फूलों का बुके पकड़े वो मुस्कुरा रही थी। इसने गुस्से में इसे पकड़कर अंदर खींचा और अंदर की जानिब खींचा। दरवाज़ा बंद कर दी। कहाँ से आ रही हो तुम और किसके साथ गई थी तुम? किसकी इजाज़त से? वो शोलाबार लोहो आंखों से इस पर दड़ा था। वो सहम के एक तरफ खड़ी हो गई थी। बुके हाथ से नीचे गिर पड़ा था। वो फूलों को बेदर्दी से कुचलता हुआ इसके ऊपर बढ़ा था। बको, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। वो दोबारा दड़ा था। वो कांपती हुई कमज़ोर आवाज़ में बोली थी। डॉक्टर के पास गई थी रोहेल के साथ। रोहेल का नाम इसके मुँह से सुनते इसके तन बदन में आग लगी थी। एक जोरदार तमाचा इसके गाल पर जड़ा था। बद किरदार, वो लफ्ज़ों के थोड़े इसके ज़हन पर बरसा रहा था। तुम मेरे किरदार पर शक कर रहे हो? वो बेयकीनी से बोली थी। दफ़ा हो जो अभी और इसी वक्त यहाँ से जो सामान उठाना है अपना लो और निकल जाओ। इसी के पास बहुत जल्द तलाकनामा तुम्हारे मुंह पर लाके मार दूंगा। वो कहता हुआ बाहर निकल गया था। मदीहा तंज़िया हंसी हंसती अंदर चली गई थी, जबकि वो वहीं ज़मीन बोस हो गई थी। इतने बड़े आलीशान बंगले में भी इस वक्त मारूफ की जो कैफियत थी, यूँ लग रहा था कि सर पे ना कोई छाता है और ना ही कोई ठिकाना। भारी और बोझा दिल से वो उठिया। हाथ में सिर्फ इसका मोबाइल था, जो वही चीज़ वो अपने साथ ले जा रही थी, और तन पर कपड़े थे जिसने इसके जिस्म को ढांप रखा था। जूता पहने का इसे कुछ होश ना था, ना सर ढांपने का कोई सर पर दुपट्टा था। अभी तक इसकी शादीशुदा ज़िंदगी ने इससे दिया ही क्या था? वो यही हिसाब किताब करती दरवाज़ा खोल कर बाहर निकली थी। मौसम अपनी रुत बदल चुका था। फिज़ा में खनकी थी। ठंडी हवा के थपेड़े मुँह
ऊपर पड़ रहे थे। वो शिकस्त खुर्दा सी अपना हारा वजूद घसीटती हुई बाहर निकली थी। जब सर्द हवा इसके जिस्म को छू कर गुजरी थी, इसके जिस्म में कपकपी सी तैयारी हुई थी। गलत कहती थी अन्नो, इसका दिल बदल जाएगा। मेरे लिए खुद की हस्ती मिटा दी मैंने, इस संगदिल की खातिर खुद मुकम्मल खुद को इसके रंग में रंग कर देख लिया। क्या मिला मुझे? वो चलती जा रही थी, आंसू की लकीरें खींचती जा रही थी सर्द गालों पर। ज़ेहन में एक जंग जारी थी। फिलहाल इससे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसे कहाँ जाना है। इस वक्त वो बैरूनी दरवाजे की जाने बढ़ी थी कि लकड़ी का दरवाज़ा खोलने से पहले इसने सिर्फ एक लम्हे को पीछे मुड़कर देखा था, मगर अब पीछे के लिए कुछ बाकी नहीं बचा था। इसने कदम आगे बढ़ाए थे। इस लम्हे इसने कसम खाई थी कि कभी वापस इस दर पर ना आने की। सर बुरी तरह से इसका चकरा रहा था, मगर इस शख्स के अल्फाज इसके साथ पर बुरी तरह से सवार थे, जो मुसलसल इसके दिमाग पर थोड़े बसा रहे थे। इससे अपनी कदार कशी, वो भी अपने मन चाहे जीवन साथी अपने हमसफ़र के हाथों किसी तौर पर भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये हसीयत है मेरी इसके सामने। साल और कुछ माह ऊपर हो रहे थे इन दोनों की शादी को, और आज तक इस शख्स ने हमेशा इसकी ज़ात की नफ़ी की। पहले वो इसके लिए नापसंदीदा थी, जब वो इसकी पसंद बन गई तो मदीहा की हर कोशिश इसके खिलाफ कामयाब होने लगी, हत्ता कि एक वक्त पे वो इसके दिल से उतर ही चुकी थी। जब दोबारा हालात साजगार हुए तो अब इसके किरदार पर उंगली उठाएगी थी। वो अब तक हर इसका रवैया चुपचाप बर्दाश्त करती आई थी, कभी हिम्मत नहीं आ रही थी, मगर आज जो इल्ज़ामात इसके किरदार पर लगाए गए थे वो नाकाबिले बर्दाश्त थे। वो सब सोचती जा रही थी और आगे की और कदम बढ़ाती जा रही थी। कुछ दूर जाकर से महसूस हुआ था कि इसके हाथ तो बिल्कुल खाली हैं। इसका मोबाइल फ़ोन कहीं पीछे ही गिर चुका था। वो अपने हवासों में नहीं थी। पाँव इसके बर्फ़ हो चुके थे और सर्दी की वजह से और कुछ पथरीले रास्ते पर चलने की वजह से नीचे से ज़ख्मी हो चुके थे, और जगह जगह से खून अब रसना शुरू हो गया था। शदीद सर्दी में ज़ख्म से उठती टीसें इससे अब चलना मुहाल हो रहा था, मगर फिर भी वो पाँव घसीटती बस चलती जा रही थी। इसका सर बुरी तरह से चकरा रहा था। वह चकराता सर दोनों हाथों से थामे अब रोड के बीचों बीच अब एक तरफ से दूसरी जानिब लहराती चली जा रही थी। अचानक किसी ने इसके करीब गाड़ी रोकी थी। गाड़ी की हल्की सी ठोकर लगने से वो हवास भागता गाड़ी के सामने बेहोश पड़ी थी। कोई गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर दौड़ता हुआ इसके जानिब लपका था। ज़रा गुस्से से बाहर निकला था। इसने अपनी कार का दरवाज़ा खोला और अंदर बैठकर पूरी कोशिश से कार का दरवाज़ा बंद करता वो कार को सड़क पर दौड़ाता हुआ निकल गया था। कभी गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारता था, कभी कनपट्टी एक हाथ से सुलाता। वो बहुत बेचैनी में था। अब अगर इससे मारूक से मोहब्बत हो रही थी तो दोनों के दरमियान रुहेल आ चुका था। रुहेल जो इसका बहुत करीबी दोस्त था, दोस्त से बढ़कर वो इसे अपना भाई समझता था। क्या मिला इसे मुझे धोखा देकर? एक लम्हे को इसकी आंखों में नमी तैरी थी, जिसे इसने बहुत बेदर्दी से साफ किया था। दोनों धोखेबाज इसने मोटी सी गाली देकर गाड़ी एक सुनसान रोड पर जाके एक तरफ रोक दी थी और खुद नीचे उतर आया था। इसने पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकालकर डिब्बियाँ निकाली और एक सिगरेट जलाकर नीचे बने सरसब्ज मैदान में उतरकर एक ऊंचे सरसब्ज टेले पर जाकर बैठा था। डिप्रेशन किसी तौर पर कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक तरफ जान से प्यारा दोस्त था, दूसरी तरफ इसकी जान प्यारी बीवी। वो डिप्रेशन को सिगरेट के धुएं की सूरत में अपने वजूद से बाहर फेंकता जा रहा था, मगर वो धीरे धीरे इसके वजूद को जकड़ रहा था। वो वहाँ बैठे बैठे अब शाम के साय नमूदार हो रहे थे। जब इसके फ़ोन की बेल बजी थी, इसने पैंट की जेब से फ़ोन निकाला तो सामने रुहेल का नाम जगमगा रहा था। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। अब इसे क्या तकलीफ़ है? सोम तो दी है इसे अपनी सबसे अजीज है, अब क्यों मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है? ये ज़राब ने गुस्से से कॉल इसकी काट दी थी। कुछ देर के बाद इसकी फिर से कॉल आने लगी थी। बोलो क्या मसला है? ज़राब ने फ़ोन कहाँ से लगाते हुए नफरत से पूछा था। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? रुहेल ने इसका लहजा भांपते हुए हैरानगी से पूछा। कहीं भाभी से लड़ाई तो नहीं होगी? रुहेल ने इसका रवैया नज़रअंदाज करते हुए हंसते हुए पूछा। बकवास बंद रखो अपनी। ज़राब चलाया था, जबकि कॉल के दूसरी जानिब रुहेल एकदम खामोश हो गया था। इसके और ज़राब के ताल्लुकात में आज पहली बार वो रुहेल के से इस लहजे में बात कर रहा था। बहुत हो चुका तुम दोनों का ये अनजान बनने का नाटक। अब तुम लोगों का पोल खुल चुका है। अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं तुम दोनों को मुझसे छुप कर मिलने की। अब खुल्लम खुला मिलो और चाहो तो इसकी तलाक के बाद तुम इससे शादी भी कर लेना। वो नफरत भरे लहजे में बोला था। एक मिनट रुको ज़रा, मुझे बिल्कुल तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही है। तुम ये सब बातें मुझसे क्यों कर रहे हो? मैंने तो पूछने के लिए कॉल की थी कि तुम लोग मेहमान खुसूसी कब तशरीफ़ ला रहे हो, मगर तुम हो कहाँ और भाभी कहाँ है? अचानक रुहेल ने फिक्रमंदी से पूछा। ओ प्लीज़ यार बस करो अपना ये नाटक। ज़राब के लहजे में नफरत ही। अगर फिर भी तुम्हारा ये ड्रामा मज़ीद जारी रखने का इरादा है तो फिर सुनो, मुझे तुम दोनों की चोरी छुपे की मोहब्बत का इल्म हो चुका है, और आज तुम दोनों की मुलाकात के बाद मैंने मारूफ को घर से कब का निकाल दिया है, और अब तक तो इससे तुम्हारे पास पहुंच जाना चाहिए था। सुलन, अब ड्रामा बंद करो अपना और संभालो अपनी महबूबा और मेरी बदकिरदार बीवी को।
बहुत जल्द डिवोर्स पेपर भी इससे मिल जाएंगे। दूसरी जानिब रोहेल शदीद शौक में था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? रोहेल अपना सर पकड़कर बैठ गया था। पागल इंसान, तुम क्या अकल से पैदल हो? वो चीख रहा था। तुम जो हरकत कर बैठे हो इसके बाद मैं तुम्हें इस काबिल समझता तो नहीं कि हकीकत बताओ, मगर बात यहाँ मारूख और मेरे किरदार की है, सो एक्सप्लेन ना करना गुनाह होगा। बेवकूफ़ इंसान, वो मेरी मुंह बोली बहन बनी थी। वो बोल रहा था और दूसरी जानिब ज़राब का रंग पीला पड़ रहा था। तो हम दोनों बताना चाहते थे कि तुम्हारे घर ही मेरी इससे मुलाकात हो चुकी थी, मगर मसरूफियत ही ऐसी रही कि बता ना सका तुम्हें, और शायद यही हाल मारू का होगा। और इसकी तो तबीयत भी इन दिनों ऐसी थी। मैं आज दिन को जब आया तुम्हारी तरफ तो मारू बेहोश हो गई थी। आंटी ने पता नहीं क्यों ये सब किया। मेरे बुलाने के बावजूद अपने कमरे से ना निकली और मैं वक़्त ज़ाया किए बगैर इसे सप्ताह ले आया। वो माँ बनने वाली थी और वो खुद तुम्हें ये बताना चाहती थी, तभी इसने मुझे अंदर आने नहीं दिया था। तुम जैसा मर्द तुफ है तुम पे। रोहेल ने फ़ोन बंद कर दिया और फ़ौरन गाड़ी निकाल कर बाहर निकल गया इसे तलाश करने। दूसरी जानिब ज़राब काफ़ी देर तक वहीं साकत बैठा रहा। ये मुझसे क्या गुनाह सरजर्द हो गया, इसे समझ नहीं आ रही थी वो करे तो क्या। मौफ दिमाग के साथ वो गाड़ी में बैठा इसे ढूंढने निकला था। अचानक रोहेल को वो रोड के बीच लहराते वजूद के साथ नजर आ गई थी। इसने मारू के बहुत करीब गाड़ी रोकी थी, मगर हल्की सी ठोकर लगने से ही इसका वजूद किसी बेजान शय की तरह सड़क पर ढेर हो गया था। वो बेहोश होकर गिर चुकी थी। रोहेल ने फ़ौरन से उठाकर गाड़ी में लटाई और अस्पताल की तरफ गाड़ी का रुख मोड़ दिया था। वो ज़राब को बताना नहीं चाहता था कि वो मिल गई है, मगर फिर भी अपनी दोस्ती का पास रखते हुए वो परेशानी में कोई अपना नुकसान ना कर बैठे। इसने ज़राब का नंबर डायल किया। दूसरी जानिब फ़ौरन कॉल पिक कर ली गई थी। मारूख मिल गई है और इस वक्त इससे मैं अस्पताल लेकर आए हूँ। इसकी हालत ठीक नहीं, आना चाहो तो आ सकते हो। रोहेल ने अस्पताल का एड्रेस बता के कॉल बंद कर दी थी, जबकि ज़राब सुनते ही कॉल इसने पूरी स्पीड से गाड़ी अस्पताल की जानिब मोड़ दी थी। वो शदीद डिप्रेशन का शिकार थी। सर्दी की वजह से भी इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। इसका मुकम्मल ट्रीटमेंट जारी था, जबकि रोहेल दोनों बाजू बांधे बेंच पर सर झुकाए बैठा था। वो मारू की हालत को लेकर सख्त परेशान था। ज़रा भी भागता हुआ इसके पास आया था। मारू कहाँ है, कैसी है वो? इसकी हालत गैर हो रही थी। दुआ करो बच जाए दोनों, बच्चा और मारू भी, वरना तुमने दोनों को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। रोहेल इसकी जानिब से मुँह मोड़कर बोला था, मुझे माफ़ कर दो यार। ज़राब ने इसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मानता हूँ ये नाकाबिले माफ़ी है, मगर मेरी सगी माँ ही मेरी खुशियों की कातिल बन जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था। मैंने हमेशा इनकी नज़र से देखा, इनके दिमाग से सोचा, मगर अब सब खत्म हो चुका है। सब छीन लिया उन्होंने मुझसे। वो रो रहा था, मेरी मारू को छीन लिया मुझसे। इसकी हिचकी बंद गई थी। जब रोहेल से रहा ना गया तो उसे गले लगा लिया इसने। मरीज़ अब होश में है, आप मिल सकते हैं। शुक्रिया कि माँ और बच्चा ठीक है। इन्हें हर तरह की डिप्रेशन से दूर रखने की पूरी कोशिश करें। लेडी डॉक्टर हदायत देकर जा चुकी थी जब वो दोनों इसके वार्ड की जानिब बढ़े थे। ज़रा आपको सामने देखकर वो रोने लगी थी। रोहेल, इनसे कहो कि ये चले जाएं यहाँ से। वो चीख रही थी, मुझे नहीं इनको देखना कभी भी नहीं। मैं अब इनको देखना नहीं चाहती। वो आंखों पे हाथ रखे रोए जा रही थी। ज़रा हैरत से इसके चेहरे को तक रहा था, जहाँ करब था, इस्तराब था, मलाल था, बेचैनी थी, थकन थी, नाउमीदी थी और शायद नफरत भी हो, मगर नहीं, नफरत नहीं थी, बस खसारा था। इसके चीखने पर फ़ौरन दो नर्सेस रूम में आई थी। एक के हाथ में शायद सुकून आवर दवाई से भरा इंजेक्शन था, जो इसके बाजू पर लगते ही इसके सारे वजूद पर गुनूदगी तारी हो रही थी। वो चुपचाप बाहर निकल आया था। इसके पीछे ही रोहेल भी आ गया था। तुम अभी घर जाओ, वो अभी डिप्रेशन के ज़ेरे असर है। जैसे ही हालत संभली मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी तुम्हें अपने सामने पाकर इसे सब गुजरे हालात वाक़या याद आएंगे, जो इसकी सेहत के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। रोहेल ने इसे समझाया तो वो खामोशी से वहाँ से चला गया। मेरा एक काम कर सकते हो? हॉस्पिटल के बेड पर लेटे इसने पुरुमीद निगाहों से देखते हुए रोहेल से पूछा था। हाँ कहो, क्यों नहीं करूँगा। वो वहीं बेड के पास रखे टेबल के साथ खड़ा बॉल से सूप प्याले में निकाल रहा था। वो आज काफ़ी बेहतर लग रही थी और तवक्को भी थी कि आज वो डिस्चार्ज हो जाएगी। मुझे वापस पाकिस्तान जाना है, क्या इसका बंदोबस्त हो सकता है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मगर वहाँ पहुँचते ही आई प्रॉमिस मैं पैसे तुम्हें भेज दूंगी, जितने भी लगे। वो साबिया आदत अपने सफ़ेद हाथों की उंगलियां मसलते हुए बोले जा रही थी। सूप निकालते के लम्हे को इसके हाथ रुके थे, मगर अगले ही पल वो दोबारा अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। बताओ इसे यूं मगन देखकर वो दोबारा बोली थी। क्या बताऊं, वो अंजाम भरा था। तो मतलब तुम नहीं करना चाहते मेरा काम, ये काम? वो अब चिढ़कर बोली थी। ऐसी कोई बात नहीं है, मगर एक अच्छा दोस्त और चूंकि मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहन माना है, तो मेरा मशवरा यही है कि एक बार तुम और ज़रा मिल बैठो, बैठ कर बात कर लो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स अक्सर रिश्तों को तोड़ फोड़ का बायस बनती है। जानती हूँ मैं कि क्यों तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ। इसने कहते हुए सूप का पहला मारू को थमाकर खुद बेड के साथ लगे सोफे पर टांग रखे बैठ गया। कुछ देर खामोशी छाई रही और वो कुछ तौक़ुफ़ के बाद बोला, मेरे पेरेंट्स इसका शिकार हो चुके हैं। गलतफहमियाँ बढ़ती गई और
और दी एंड सेपरेशन का सलूशन निकल के दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में आज खुशबाश हैं। दोनों ने शादी कर ली और दरमियान में पिस्सा कौन मैं। इसकी आंखों में नमी थी, औलाद बर्बाद हो जाती, वो टूट जाती अंदर से मेरी तरह। वो फिर किसी मुंह बोले रिश्ते बना बना के इनमें मोहब्बत तलाश करते, खलूस ढूंढते हैं। अब तुम खुद भी माँ बनने वाली हो, और सच कहूँ तो मैं अंदर से खौफजदा हूँ। तुम्हारे बेबी के फ्यूचर का सोच सोच के वो सर झुकाए बैठा था। मारूफ को इस पर बेपनाह प्यारा आ रहा था, वो दिल से इसे भाई मान चुकी थी। तो तुम भी चलो मेरे साथ, वो बोली तो रोहेल मुस्कुरा दिया। बात यहाँ यहाँ बात मेरे अकेलेपन की नहीं है, मैं आबादी हो चुका हूँ और ना ही मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। तुम मेरी दुल्हन तलाश करो ना, तभी तो कहता हूँ मैं शादी अब कर ही लूँ। वो शायद से हंसा तो मारूफ भी हंस दी। लो मिल लो एक बार ज़राब से। वो सीरियस होकर दोबारा बोला था। नहीं, वो स्पार लहजे में बोली थी। आज तक मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर अब बात बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। तुम एशियन गर्ल्स की बात करते हो ना, तो इनकी एक क्वालिटी ये भी है कि वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, मगर किरदार पर लगे इल्ज़ामात कभी बर्दाश्त नहीं करती। हमारा सब कुछ हमारा किरदार होता है। जब किसी की धज्जियाँ उड़ा दी जाएँ तो फिर बाकी कहने सुनने को कुछ नहीं रह जाता। इसका लहजा तल्ख हो रहा था। अब तुम मेरा टिकट करवाओगे या नहीं, इसका फैसला अटल था। ठीक है, करवाता हूँ मैं कन्फर्म तुम्हारी टिकट। वो उठकर बाहर आ गया था। ज़रा बेहद परेशान था। वो कल से अपने कमरे में बंद था, ना खाने के लिए नीचे आया था और ना ही वो ऑफिस जा रहा था। वो ऊँधा पड़ा था बेड पे, कमरा भी सिगरेट के स्मेल से भरा पड़ा था। जब कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी और साथ ही मदिया की आवाज़ उभरी थी, ज़रा माई सन प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, अपनी माँ से बात तो करो। तुम जानते हो मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो। वो नम लहजे में बोल रही थी। मामा प्लीज़ मामा आप जाएँ अभी, मुझे फ़िलहाल अकेला छोड़ दें, मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ आपसे अभी। वो इसी पोजीशन में लेटा बोल रहा था। दरवाजे से बाहर मदिया की सिसकी की आवाज़ें आई और फिर वो चली गई कमरे से। कल सुबह की सीट हो गई थी इसकी। जब से इसे रोहेल ने बताया था कल सुबह वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएगी, तब से वो बेहद उदास थी। वो चुपके चुपके कई बार रो भी चुकी थी। उदास हो रोहेल ने इसका चेहरा बगौर देखते हुए पूछा था। इसने नजरें चुराते हुए नफ़ी में सर हिलाया। ख्याल रखना अपना और कांटेक्ट में रहना। मेरे ये हमारा रिश्ता जो बन गया है, मेरे लिए ये रिश्ता बहुत खास है। मुस्कुरा कर बोला तो वो भी मुस्कुरा दी। तुम्हें अकेला नहीं रहने दूंगी, अपने पास पाकिस्तान नहीं बुलवाऊंगी तुम्हें, और इनकार की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तब वो दो टोक अंदाज में बोली, शादी का कोई पाकिस्तान मेरा सीन बनाओ ना, फिर किसको इनकार है। वो शाह से बोला। बेशरम मारूफ ने पास पड़ा क्वेश्चन इसकी जानिब उछाला तो वो कहकर लगा के हंसने लगा। ज़रा अब कल सुबह से ही बार बार रोहेल के नंबर पर ट्राई कर रहा था, मगर मारूफ ने अपनी कसम दे के से रोक रखा था। जब तक वो अंदर एयरपोर्ट में ना चली जाए वो इसकी कॉल पिक नहीं करेगा। मारूफ को सी ऑफ करके इसने ज़रा को कॉल मिलाई। हाँ बोलो ज़रा यार, कॉल क्यों पिक नहीं कर रहे थे मेरी? अच्छा, मारूफ का नंबर बंद आ रहा है, आज इसने डिस्चार्ज होना था ना। तुम प्लीज़ इसे कहो कि सिर्फ एक बार मुझसे मिल ले, फिर जो भी इसका फ़ैसला होगा मुझे मंजूर होगा, मगर सिर्फ एक बार मुझसे मिल ले। वो बेबसी से कह रहा था। वो जा चुकी है वापस पाकिस्तान, अभी इससे ही सी ऑफ करके आ रहा हूँ। रोहेल ने कहा। वट जा चुकी है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वो बगैर रोहेल की बात सुने फ़ोन बंद करके कमरे से भागा था नीचे को। हाल में निसार और मदीहा की बहस जारी थी। निसार कुछ देर पहले ही लौटा था घर। वो कुछ दिनों के लिए अपने कोलीग्स के साथ आउट ऑफ सिटी था, बिजनेस टूर पर, और वापस आते इससे मारूफ के बारे में इल्म हुआ था। ज़रा कहाँ जा रहे हो इस कदर जल्दी में? निसार ने इसे पागलों की तरह भागते हुए देखा तो पूछा। बाबा वो मारूफ वो पाकिस्तान जा रही है, मुझे एयरपोर्ट जाना होगा। वो कहकर रुका नहीं था, जल्दी में गाड़ी निकाली और निकल गया था। ये कहीं कुछ कर ना बैठे, मुझे जाना होगा। इसके पीछे निसार बाहर को लपका तो मदिया भी पीछे दौड़ी। निसार प्लीज़ मुझे साथ आने दें, मारूफ के पाँव पकड़ लूँगी, बस अपने बेटे की हालत अब और मुझसे नहीं देखी जाती, मदिया ने रोते हुए कहा। निसार चुपचाप गाड़ी में बैठकर मदिया के बैठने का इंतजार करने लगा। इसके बैठते ही वो परेशानी में गाड़ी तेज़ रफ्तारी से भगाता ज़राब के पीछे लपका, मगर दरमियान में मोड़ काटते पता नहीं कहाँ से काली कार के साथ इनकी गाड़ी की टक्कर होगी। हादसा बहुत बुरा था। किसी तरह से ज़राब को भी इत्तला कर दी गई थी, जिसे मजबूरन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही वापस मुड़ना पड़ा था। मारूफ अपने घर अन्नो और सुंबल के पास पहुंच चुकी थी, मगर इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अन्नो को सब बताकर ना ही परेशान करना चाहती थी और ना ही वो अन्नो को मदिया से बज़न करना चाहती थी। वो मदिया की हकीकत बता के इसका गुमान सच में नहीं बदलना चाहती थी, जो अब तक वो इसकी माँ सबा के बारे में राय रखती थी। मदिया इसने अन्नो को बस इतना बताया था कि वो बच्चे की डिलीवरी पाकिस्तान से करवाना चाहती है, अन्नो के ज़ेरे साया, जिस पर अन्नो और सुंबल दोनों ही बहुत खुश थी। दोनों दूसरी जानिब ज़रा पर क़यामत टूट पड़ी थी। निसार की मौके पर डेथ हो गई थी, जबकि मदिया की टांगें बुरी तरह से कुचलनी
कुचली गई थी, वो चलने से कासर हो चुकी थी। ज़राब ने सुंबल को तमाम हालात से आगाह कर दिया था और तकलीन की थी कि मौका देकर अन्नो और मारूफ को इतला दे दे और वो और मदीहा निसार की बॉडी लेकर कल शाम को पहुंच जाएंगे। पाकिस्तान अन्नो के लिए ये सदमा बर्दाश्त करना आसान नहीं था, मगर उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया, अपने बच्चों को हौसला देती रही। कुछ माह बाद निसार का गम किसी के लिए भी भूलना आसान ना था, मगर जाने वाले तो चले जाते हैं कि ज़िंदगी किसी जाने से थमती नहीं है। मदीहा पहले से ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। एक तरफ निसार के जाने का गम था तो दूसरी जानिब खुद को व्हीलचेयर पर देखना इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अन्नो हमें अब इजाज़त दें ताकि मैं सीट कन्फर्म करवा सकूँ। वापसी की काफ़ी माह हो गए हैं। इधर ज़राब ने खाने के टेबल पर सबके सामने बात की, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है अब तुम दोनों को वापस जाने की, मैं बिल्कुल तुम दोनों को जाने की इजाज़त नहीं दे रही, चाहे कोई माने या ना माने। अन्नो ने मदीहा की जानिब देखते हुए कहा, मैं अब खुद भी नहीं जाना चाहती वापस। मदीहा सबको हैरान करके व्हीलचेयर संभालती अंदर कमरे की तरफ चल दी तो अन्नो भी इसमें ये तब्दीली देखकर मुस्कुरा कर रह गई। मारूफ सबसे इसरार करने के बाद मुस्तकिल मदीहा के रूम में शिफ्ट हो चुकी थी। वो इसका हर तरह से ख्याल रखने लगी थी। ज़राब बिल्कुल खामोश हो गया था। इसने कभी कोई मज़ामत कोई कोशिश नहीं की थी कि वो मारूफ से बात कर सके। इसके लिए काफ़ी था कि अब तक वो इसके नाम से जुड़ी है। वो खामोशी से सज़ा काट रहा था और चाहता था कि इसकी ज़िंदगी में ये सज़ा ख़त्म हो जाए। मारूफ इसकी तरफ लौट आए, तुम किस लिए मेरा इतना कुछ करने के बावजूद भी बहुत अच्छी बनने का ड्रामा करती रहती हो? मुझे किसी की हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ ज़राब के दिल में जगह बनाने के लिए सब करती हो ना। मदीहा तल्खी से बोली तो मारूफ जो खाने के बर्तन लेकर कमरे में जा रही थी वही रुक गई थी। इस लम्हे ज़राब भी मदीहा के कमरे की जानिब आ रहा था माँ का हाल हवाल दराफ्त करने, मगर मदीहा की ऊंची होती आवाज़ पर वहीं रुक गया था। दरवाजे से बाहर, नहीं कतई नहीं, आपका बेटा तो इसी दिन मेरे दिल से उतर गया था जब इसने मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी। ये सुनते ही ज़राब को लगा कि इसके पैरों तले से ज़मीन सिरक रही हो। मैं ये सब अपनी माँ के लिए करती हूँ जिसको सारी ज़िंदगी आपने बुरा भला कहा। मेरे अंदर इसी सबा का खून है और देखिए सब कुछ होने के बाद भी मेरे दिल में आपके लिए नफरत नहीं है, ना कभी अन्नों के दिल में आपके लिए कभी बदगुमानी आने दी और ना ही आने दूंगी, और आपकी खिदमत मैं अपनी खुशी से करती हूँ। दूसरी बात, आपका बेटा भी हमेशा आपका बनकर रहेगा, मुझे इससे कुछ मतलब नहीं है। वो कहकर बाहर निकली तो ज़राब से बुरी तरह टकराई। दोनों की निगाहें टकराई। मारूफ इसका कंधा झटक कर आगे 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 बढ़ गई थी जबकि वो इसे जाता दिखता रहा। मदीहा के अंदर गिल्ट था जो इसे सुकून से रहने नहीं दे रहा था। पशेमानी थी और शर्मिंदगी थी। इससे मारूफ की आदत सी हो गई थी और दिल में कहीं दबी दबी सी मोहब्बत भी थी। आज जब वो मदीहा के कमरे में सोने के लिए आई तो मदीहा ने इसे अपने पास बुलाया। जी, मारूफ इसके पास आके खड़ी होगी, यहाँ बैठो। मदीहा ने इसका बाजू पकड़ के इसे अपने पास बैठा लिया। मैं वाकई गलत थी, हमेशा हसद करती रही सबा से। वो वाकई बहुत अच्छी थी, आज वो नहीं है, मगर इसकी जगह तुमने ले ली। मेरे दिल में अपने लिए मोहब्बत पैदा करके तुम बहुत अच्छी हो। मदीहा ने आंसू साफ करते हुए इसका माथा चूम लिया था। मेरी बात मानोगी और इसे मेरी ख्वाहिश भी समझो। वो बोली तो मारूफ ने नम आंखों से सर हिलाया। मेरे ज़राब को माफ़ कर दो, वो बहुत चाहता है तुम्हें, अब वो बहुत अकेला हो गया है, वो ना बात करता है इसका दिल, इसका उदास चेहरा मुझसे नहीं देखा जाता। इसकी गलती नहीं है, ज़्यादा कसूरवार तो मैं थी, इसे माफ़ कर दो। मदीहा ने इसके सामने हाथ जोड़े। अरे नहीं तायमी, प्लीज़ ऐसे नहीं कहे, मैंने कर दिया माफ़ी ने। इसने मदीहा के बंदे हाथों पर अपना हाथ रख कर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जीती रहो, आज से ज़रा अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं अब इससे उदास नहीं देखना चाहती। वो बोली तो मारूफ ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। वो इसे काफ़ी देर से तलाश कर थी मगर पूरे घर में वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। इसे तलाशती वो गार्डन की जानिब निकल आई थी जहाँ वो गुलाबों के रंग रंगे फूलों से भरी क्यारी की तरफ मुँह किए खड़ा था, हाथ बांधे किसी गहरी सोच में गुम था। जब इसने पीछे से आकर इसके बाहों में अपनी बाहें डाली थी, इसका लम्स महसूस होते ज़राब ने नम आंखें बंद मींच ली थी। वो इसकी जानिब देखने से भी गुरेजा था, कहीं इसका ये खूबसूरत ख्वाब टूट ना जाए। वो इसी वहम में रहना चाहता था। ज़राब मारूफ ने हौले से इसके कान के करीब होकर से पुकारा था। जब इसने बेयकीनी से अपनी आंखें खोल कर इसकी जानिब देखा था, वही शदाब चेहरा कुशीदा हेज़ल आंखें, इसके नाजुक गुलाबी होंठ, एक लम्हे को वो कहीं गुमसा हो गया था। एक शर्त पे मैं आपको माफ़ करने को तैयार हूँ, वो खनखनाती आवाज़ में बोली थी। हर शर्त मंजूर है तुम्हारी, बस मेरे पास लौट आओ, थक गया हूँ, बहुत अधूरा हूँ तुम्हारे बिना। वो भारी आवाज़ में बोला था, मुझे बाइक पर सैर करवाएं जैसे मेरे ख्वाबों में करवाते थे सैर। वो शौक लहजे में बोली, ज़रूर करवाऊँगा मगर डिलीवरी के बाद, क्योंकि मुझे कुछ खास बाइक चलाना नहीं आती, गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फ़िलहाल के लिए मेरी बाहें हाजिर हैं। इसने कहते ही इसे बाहों में उठा लिया जिस पे वो आंखों पे हाथ रख के हंसती जा रही थी और ज़राब इसका चांद चेहरा चूम रहा था। अन्नो, मैंने सुंबल के लिए रिश्ता देखा है, बल्कि यूँ कह लें कि पसंद के साथ साथ फिक्स भी कर दिया है। अब किसी को कोई इतराज़ करने की इजाज़त नहीं है। मारूफ ने फैसला सुनाकर सबके होश उड़ा दिए थे, मगर है कौन, कोई पता तो चले। अन्नो ने फिक्रमंदी का इज़हार किया। मेरा मुँह बोला भाई है। इसके कहने पे ज़राब मुस्कुरा दिया। अन्नो, हाँ कह दें, लड़के की गारंटी मैं देता हूँ। ज़राब ने मुस्कुराकर मारूफ को देखा।
कुछ हफ्ते बाद रोहेल दूल्हा बना स्टेज पर बैठा था। इसके पहलू में सुंबल दुल्हन बनी बैठी थी। रोहेल बेहद खुश था। मारूख ने बहन होने का हक अदा कर दिया था। इसे हर रिश्ता सौंप कर मारूख गोद में अपनी बेटी ली है। रोहेल और सुंबल को देखकर मुस्कुरा रही थी जब अचानक इसके पहलू में बैठे ज़राब ने सबसे आंख बचा के इसके गाल चूमा था। तभी फोटोग्राफर हंसता हुआ इन्हीं के पास आया था। नाइस पोज सर, इसने कैमरा दोनों को दिखाया था। इसके गाल चूमने की फोटो ली गई थी। दोनों हंसने लगे थे। अन्नू एक तरफ बैठी सबको खुश देखकर बेख्तियार इनके मुंह से दुआ निकली थी। अल्लाह इस हवेली की खुशियां हमेशा सलामत रखे। हवेली में खुशियां फिर से लौट आई थी। जिंदगी अपनी तमाम तरह रनाइयां लिए फिर से हवेली की दहलीज पर उतरी थी। तो ये नावल ख़त्म हो गया। कैसा लगा आपको नावल? बहुत अच्छा नावल था। मुझे पढ़ते हुए तो बहुत मज़ा आया। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये नावल अच्छा लगा होगा। अपनी राय लाजमी दीजिएगा। इंशाल्लाह के नावल के साथ बहुत जल्द हाज़िर होती हूँ। और मुझे कमेंट्स में आप अच्छे कमेंट्स के भी कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बाकी एक और ज़बरदस्त नावल के साथ हाज़िर होती हूँ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अपने वालिदैन का अच्छे से ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।